सभी को गुड आफ्टरनून। सिट डाउन प्लीज। बैठिए आप लोग। ये हो गया क्या सही? हाँ जी। गिटार वायर शुड बी होलो एंड थिन, इतनी बातें चल रही थी, है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि रिजिड सपोर्ट से पुली लगी हुई है, पुली के ऊपर वायर पास हो रहा है और वायर के बॉटम से ट्रांसफर जनरेट हो रही है। ये वेव बॉटम से इस पुली तक जाना चाहती है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर है। वायर के दूसरे एंड पर एक मास को सस्पेंड किया हुआ है और ये जो वायर यहाँ पर इधर लेंथ है, उसकी लेंथ वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपसे बोला गया इफ टोटल वायर है ना, टोटल मास ऑफ वायर, टोटल मास ऑफ वायर 4.5 ग्राम्स है, देन फाइंड टाइम टेकन बाय वेव टू गो फ्रॉम rigid support to pulley। इस वेव को बॉटम से टॉप तक जाना है, तो बॉटम से टॉप तक जाना है तो जाने में टाइम कितना लगेगा, ये पूछा है आपसे, है ना। पुली मास सिस्टम आपको दे रखा है, पुली के ऊपर से वायर है ना पास हो रहा है, और वायर की अगर मैं बात करूं तो वायर के फ्री एंड पे मास को अपने सस्पेंड किया, उसका वैल्यू 2 किलोग्राम है, और दूसरा एंड अगर देखें तो वायर का यहाँ पर जो है वो रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड। वायर के बॉटम पर एक ट्रांसफर जनरेट होती है और ये वेव बॉटम के टॉप पे जाती है, उसको जाने में टाइम कितना लगेगा। तो हमने जो वेव का स्पीड पढ़ा है उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, उस वेव की स्पीड को यूज कैसे करेंगे वैसे। हो जाएगा, बोलो भाई। हमें पता है वेव को यहां से वहां तक जाना है, जाने में टाइम कितना लगेगा ये पूछा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना जाना है, ये तो हमें दिख ही रहा है 2 मीटर जाना है। हमें स्पीड निकालनी है, और स्पीड कौन सी वेव का, ट्रांसवेव का स्पीड निकालना। हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू होता है। तो हम इस डायग्राम को देख के टी पढ़ लेते हैं, म्यू पढ़ लेते हैं। टी और म्यू अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे पास वेव का स्पीड आ जाएगा। बोलो बताओ इस वायर में टेंशन कितना है। वायर में अगर देखें तो टेंशन का वैल्यू लिखेंगे तो टेंशन का वैल्यू यहाँ पर होगा 2G। 2G मतलब 20 न्यूटन होगा। आपको पता है जो वायर यहाँ पर वायर के फ्रेम पे जो मास हैंग हो रहा है, बेसिकली ये टेंशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर वायर के फ्रेम पे मास कितना लगा हुआ है, 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम की बॉडी है तो 2G टेंशन होगा। 2G होगा मतलब 20 न्यूटन। ठीक है। दूसरा आपसे बोला गया वायर का म्यू स्टडी करना। म्यू का मतलब होता है टोटल मास ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर का रेशियो होता है। मास कितना वायर का क्वेश्चन में गिवन है 4.5 ग्राम। ग्राम मतलब होता है -3 kg। और लेंथ कितनी ले, 2 मीटर लें कि 2.25 में, 2.25 मीटर लें। क्यों, क्योंकि वायर का जो मास है पूरे वायर का मास होता है। पूरा वायर की लेंथ कितनी है 2.2 है ना। ये तो है और ये भी तो है, तो ये मीटर में, तो ये भी मीटर में 0.25, तो कितना होगा 2.25 मीटर। लेंथ आपके पास है, केजी आपके पास मास है ना, तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये 2 से कट जाएगा, है ना, 2 टाइम्स कटेगा ना ये, तो कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ यहाँ पर होगा -3 kg पर मीटर। आपके पास म्यू आ गया। टेंशन आपके पास, म्यू आपके पास। अब आप स्पीड निकाल सकते हैं। मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या बने, वेट इज टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू होता है।
टेंशन कितना है 20 न्यूटन, म्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻, होगा -6, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 100 मीटर पर सेकंड वेव का स्पीड है। तो ये वेव जो बॉटम में पे जाएगी उसका स्पीड यहाँ पर कितना होगा 100 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता है टाइम कितना लगेगा, बोला टाइम का फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वी। डिस्टेंस कितना जाना 2 मीटर, स्पीड कितना 100, बताओ क्या आएगा 0.02 सेकंड यहाँ पर टाइमिंग आएगा। बोलिए नहीं आएगा, बताइए। बाद में टेंशन इतना है, पढ़ लिया म्यू पढ़ लिया, म्यू पढ़ लिया, टेंशन पढ़ लिया, वेव का स्पीड आ गया, स्पीड आ गया, और आपको पता है स्पीड आ गया तो आपका टाइम निकालना, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब इस क्वेश्चन में मेरा एक डाउट है, छोटा सा डाउट ये है कि वहां पर यहां अगर देखें तो वायर मास वाला है, वायर का मास दे रखा है नहीं दे रखा है, और जब वायर मास वाला होता है तो वायर की हर टेंशन वेरिएबल होती है, पढ़ते हैं एनएलएम में। तो टेंशन तो वेरिएबल कहां लिया आपने, तो कांस्टेंट ले रखी। क्या क्या है यस, यहां पर वायर का मास तो है लेकिन मास नेग्लिजिबल है। बॉडी का मास कितना 2000 ग्राम है। अरे बॉडी का मास 2000 ग्राम है, बॉडी के कंपेयर में वायर का मास कितना है 4.5 ग्राम, तो वो वायर नेग्लेक्टिंग है मतलब उसका मास। हम ध्यान रखेंगे आज तक ऐसा कोई वायर नहीं था जिसका कोई मास ना हो। ये तो हम मानते हैं हमारी सुविधा से कि मास बहुत वायर का मास बहुत कम है, उसको मान लेते हैं नेग्लिजिबल जीरो। और मास अगर जीरो है तो फिर टेंशन क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो हम बोल रहे हैं वायर का यहाँ मास तो है लेकिन ये मास बहुत कम है कंपेयर टू बॉडी के मास। बॉडी का मास 2000 ग्राम है और इसका वायर का मास कितना 4.5 ग्राम। तो बॉडी के कंपेयर में इसका मास नेग्लेक्ट कर देते हैं, और मास अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो टेंशन क्या होती है कांस्टेंट होती है। म्यू के लिए नेग्लेक्ट कर देना, बोले म्यू में वायर का मास जीरो, बोले मास जीरो तो म्यू भी जीरो, म्यू जीरो तो स्पीड इनफाइनाइट। तो म्यू ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, उसके लिए मास को नेग्लेक्ट नहीं करना है। किसके लिए नेग्लेक्ट करना मास, टेंशन के लिए। तो वायर का मास बहुत कम होता है इसलिए टेंशन को हम क्या करेंगे कांस्टेंट मानते हैं, मास वायर का क्या होगा कांस्टेंट होगा। और टेंशन अगर कांस्टेंट है म्यू कांस्टेंट तो वेव का स्पीड भी कांस्टेंट होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज करके टाइम निकाल लेते हैं। बोलिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वायर का मास यहां पर ऐसा आ जाए कि वो वेरिएबल है, मतलब वायर का मास यहाँ पर कुछ हो और मास अगर हो तो टेंशन वेरिएबल हो सकती नहीं हो सकती। भाई यहाँ तो हमने बोला कि वायर का मास बहुत नेग्लेक्ट है, बहुत कम है, और कम है तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, टेंशन कांस्टेंट मान लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वायर का मास इतना हो कि वो उसको हमें कंसीडर करना पड़े टेंशन। तो फिर बताओ टेंशन वेरिएबल होगी नहीं होगी। और जब टेंशन वेरिएबल होगी तो फिर स्पीड भी क्या होगी वेरिएबल। और जब स्पीड वेरिएबल होगी तो फिर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हमें इंटेशन करना पड़ेगा, कैलकुलस मेथड यूज करना पड़ता है। यस नो। तो देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी लेते हैं जिसमें मास वेरिएबल होता है, टेंशन वेरिएबल होता है। जब टेंशन वेरिएबल है तो उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं वो बात। तो देखो क्वेश्चन मिलते हैं, यहां तो हम बोल रहे हैं कि टेंशन कांस्टेंट इसलिए हमने टी निकाल लिया, बी निकाल लिया, टाइम आ गया। अगर एक केस ऐसा भी लेके मान लीजिए मेरे पास एक यूनिफॉर्म फ्लूइड वायर, कैसा वायर है ये यूनिफॉर्म फ्लूइड वायर है, रिजिड सपोर्ट से बड़ी सस्पेंडेड है। ये यूनिफॉर्म फ्लूइड वायर है, उसका मास यहाँ पर कैपिटल एम है और उसकी लेंथ कैपिटल एल है, और ये एम मास इस एल लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट और रिजिड सपोर्ट से बड़ी सस्पेंडेड है। बोलो भाई। अब आपसे बताओ पूछा जा रहा है, बताओ ये वायर अगर रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है तो इस वायर में भी कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन है क्या, यस इस वायर में टेंशन नहीं हो, टेंशन किसी वजह से अपने खुद के वेट की टेंशन। भाई ये वायर यूनिफॉर्म सॉलिड वायर है, इसका मास यहाँ पर एम है और ये एम मास इस एल लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और डिस्ट्रीब्यूट अगर है तो इस वायर में अपने वेट की टेंशन, और टेंशन भी कैसी वेरिएबल टेंशन नहीं है। आप पढ़ते हैं हैंगिंग अरेंजमेंट में टेंशन कैसे पढ़ते हैं, जब अगर कोई सिस्टम हैंगिंग अरेंजमेंट में हो तो उसके किसी पार्ट पे टेंशन पड़ते तो वहां टेंशन किसकी वजह से होती है, नीचे वाले वेट की टेंशन होती है। अरे नीचे वाला पार्ट टेंशन क्रिएट करता है, ऊपर वाला पार्ट कभी टेंशन नहीं देता किसी को। अरे ऊपर वाला तो टेंशन दूर करता है, जो भी देते हैं टेंशन नीचे वाले देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, अगर अरेंजमेंट हैंगिंग है तो हैंगिंग अगर अरेंजमेंट है तो हम टेंशन कहां से मिलता है, नीचे वाले पार्ट से मिलता है। तो चलिए। तो बात को समझना, यहां पर अगर देखे तो ये मास है ना। सब लोग बताइए वायर के बॉटम पर टेंशन कितना हो,
वायर के बॉटम पर टेंशन T0, क्योंकि इसके नीचे कोई मास नहीं लगा हुआ। लेकिन जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नीचे वाला पार्ट बढ़ता जाता है, उसका वेट बढ़ता जाता है, और जब वेट बढ़ता जाता है तो टेंशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। बताइए सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर होगा? इसमें टॉप पर होगा। सबसे ज्यादा टेंशन अगर देखे तो यहाँ पर क्या होगा? टॉप पर होगा। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा मास वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पर हो रहा है। जैसे से ऊपर बढ़ते जाएंगे नीचे वाला पार्ट बढ़ता जाएगा, उसका वेट बढ़ता जाएगा, तो टेंशन बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर होगी? टॉप पर होगी। सबसे कम टेंशन कहां होगी? जीरो कहां होगी? बॉटम पर। यहाँ पर वायर यूनिफॉर्म सोल्ड वायर है, और ये एम मास से एल लेंथ में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसमें टेंशन भी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है। यहाँ जीरो, यहाँ कितना होगा? mg होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इस वायर के बॉटम पर एक ट्रांसवर्स जनरेट होता है। कौन सा वेव? और ये वेव बॉटम से टॉप पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर जो वेव इस पे ट्रेवल कर रहा है, तो इस वेव का स्पीड डिपेंड किस पे करता है? टेंशन पर डिपेंड करता है। और हमें पता है वायर में टेंशन वेरिएबल है, तो जब ऊपर वेव जाएगी तो टेंशन भी बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर इसका स्पीड भी वेरिएबल होता है, बढ़ता जा रहा है। नहीं बढ़ेगा? बताइए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वायर में बॉटम से एक्स डिस्टेंस पर अगर देखे तो इस वेव का स्पीड कितना होता है? ये पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है। भाई हमें पता है कि वायर के बॉटम पर वेव जनरेट हुआ और ये बॉटम से टॉप पर जा रहा है, तो जब बॉटम से टॉप पर जा रहा है तो उसका स्पीड हर जगह वेरिएबल होगा, क्योंकि हर जगह टेंशन वेरिएबल होगा। टेंशन वेरिएबल से बॉटम से टॉप पर जाएगा तो उसका टेंशन बढ़ता जाएगा। जब टेंशन बढ़ेगा तो स्पीड भी क्या होगी? बढ़ती जाती है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि वायर की बॉटम से वेव का स्पीड कितना होगा, ये पूछते हैं। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया? वायर के बॉटम से एक डिस्टेंस ऊपर वेव का स्पीड कितना होगा, ये आपसे जानना चाहिए। तो अगर मेरे को यहाँ पर स्पीड निकालना है, तो ये स्पीड यहाँ पर दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। यहाँ टेंशन कितना उस पर डिपेंड करेगा, और यहाँ म्यू कितना उस पर डिपेंड करेगा। यस और नो? तो बताओ, यहाँ टेंशन बता सकते हैं हम लोग, यहाँ म्यू बता सकते हैं। म्यू कौन है? वायर का लिए मास डेंसिटी। तो बताइए टोटल मास कितना है इसका? एल कितना? टोटल लेंथ है, तो बताओ म्यू कितना होगा? टोटल मास अपॉन लेंथ का रेशियो। क्या आ गया? म्यू आ गया। म्यू आपके पास आ गया। तो बताइए नीचे वाला वेट का टेंशन यहाँ पर ही बता सकते? तो यहाँ पर टेंशन बताना, तो यहाँ टेंशन नीचे वाला वेट कैसे होती है? इसका वेट निकालना। तो ये टेंशन यहाँ पर px होता है, कितना होगा? एम अपॉन एल इंटू एस इंटू जी होगा। बताओ विंड लेंथ का मास कितना है? एम अपॉन एल। कितना लेंथ है? एक्स, तो एम अपॉन एल इंटू एस इंटू जी। यहाँ टेंशन, हमें टेंशन पता लग गया, हमें म्यू पता लग गया, तो हमें क्या पता लग गया? स्पीड पता लग गया। स्पीड पता कर सकते हैं btx। बताइए क्या फॉर्मूला होगा? अंडर रूट tx अपॉन म्यू होगा, और ये होना चाहिए एम अपॉन एल एक्स जी अपॉन एम अपॉन एल होता है। एम अपॉन एल से कैंसिल हो जाएगा। बताओ रिजल्ट क्या बनेगा? रूट एक्स जी होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ध्यान रखेंगे हम लोग कि अगर कोई वायर यूनिफॉर्म फील्ड वायर है और उसमें टेंशन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है, तो उसमें वेव का स्पीड अंडर रूट एक्स जी होता है। बताइए एक्स कौन है? लोअर एंड से डिस्टेंस होती है। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे वेव का स्पीड क्या होगा? बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा एक्स होगा उतना ज्यादा टेंशन होगा, उतना ही स्पीड ज्यादा होगा। ये वेलोसिटी एक्स का फंक्शन होता है, रूट एक्स जी होता है। बताइए वेलोसिटी वेरिएबल हो गई? बोलो। क्योंकि टेंशन वेरिएबल, वेलोसिटी यहां पर वेरिएबल होगी, रूट एक्स जी होगी। रूट एक्स जी एक्स का फंक्शन होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए वायर के बॉटम पर वेलोसिटी कितना होगा? आपसे बोला जाए वायर के बॉटम पर टेंशन है ना, बॉटम पर टेंशन कितना? जीरो। तो वायर के बॉटम पर वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। वायर के टॉप पर, वायर के टॉप पर अगर स्टडी होगी तो बताओ एक्स को लिखेंगे एल, तो ये बनेगा रूट एल जी होता है। वायर अगर मेरा यूनिफॉर्म है तो उसमें स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है, जीरो से रूट एल जी बढ़ता जा रहा है। मिनिमम स्पीड कितनी होगी? बॉटम पर जीरो होगी, टॉप पर कितना होगा? रूट एल जी होगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि वायर के टॉप से एक्स डिस्टेंस नीचे वेव का स्पीड कितना होगा? ऊपर से एक्स, तो ऊपर से एक्स तो नीचे से कितना होगा? एल माइनस एक्स। हम ध्यान रखेंगे ये कहां से लिखा? डिस्टेंस लोअर एंड से। रूट एक्स जी होता है। एक्स को लोअर एंड से डिस्टेंस है, तो टॉप से कितना होगा? ऊपर से अगर एक्स तो नीचे से कितना होगा? एल माइनस एक्स इंटू जी होगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि बताइए वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ कैसा है? एक्स में और वीटी में ग्राफ क्या बात है? बोले वी और एक्स में रिलेशन ऐसा होता है, रूट एक्स होता है, और एक्स का पावर हाफ कम है, पावर कम तो ग्राफ किधर होगा? एक्स की तरफ बैंड होगा, मतलब ग्राफ हमारा ऐसा होगा।
तो वेलोसिटी यहाँ पे वेव की अगर देखें तो वेरिएबल है, क्योंकि टेंशन वेरिएबल है। वायर मेरा यूनिफॉर्म सॉलिड वायर है और उसका मास सेम है, एल लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसमें टेंशन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है, तो स्पीड भी ऊपर जाता है यूनिफॉर्म रेट से। बॉटम से एक्स डिस्टेंस पर वेव का स्पीड कितना होता है, रूट एक्स जी होता है, एक्स का फंक्शन है। अब एग्जाम में ये भी पूछता है इस वेव को बॉटम से टॉप तक जाना, तो बोले बॉटम से टॉप तक जाना तो टाइम निकालना, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिस्टेंस और स्पीड निकाले। डिस्टेंस और स्पीड लगा ले, बताओ डिस्टेंस कितनी है एल, स्पीड कितनी है रूट एक्स जी। बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कब लगता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यहां पर स्पीड वेरिएबल है, और जब स्पीड वेरिएबल है तो हम यहां पर टाइम को निकालने के लिए डिस्टेंस और स्पीड फॉर्मूला यूज नहीं करते, हमें मैंने फिर कहा था ना, तो कैलकुलस मेथड यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अरे वो कब करते थे डिस्टेंस और स्पीड, जब स्पीड कांस्टेंट होती थी। यहां तो स्पीड वेरिएबल है, रूट एक्स जी और एक्स का फंक्शन है, तो हम वो टाइम का फॉर्मूला वो थोड़ी लगा सकते, हमें कैलकुलस करना पड़ेगा। या तो कैलकुलस मेथड करें इंटीग्रेशन, या फिर एक काम और कर सकते हैं, एवरेज मेथड कर सकते हैं। हमें पता कि वेव बॉटम से टॉप पे जा रही है, तो उसका स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जाए। किससे किससे यूनिफॉर्म रेट से स्पीड बढ़ता जा रहा है, किसका, वेव का। तो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ने का मतलब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्या है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है जिस इंटरवल में, और उस इंटरवल में अगर स्पीड को हम एवरेज करना चाहते हैं, तो एवरेज करने का तरीका होता है क्या, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2 होता है। नहीं होता है ऐसा, आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, इक्वेशन पढ़ी मोशन की फिफ्थ इक्वेशन, u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। मोशन की फिफ्थ इक्वेशन, पहली इक्वेशन कौन सी है, v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, फोर्थ s nth इक्वल्स टू u प्लस a by 2 2n minus 1। नहीं पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ा। और ये फिफ्थ होती है u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी होता है। आपको तो u प्लस v कौन है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, ये एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड टू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है, और ये फॉर्मूला कब लगता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आपके बॉडी में काइनेमेटिक्स में 2 क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर है, और जब इसको बताते हैं तो बोलते हैं टीचर कि ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और अननोन हो क्वेश्चन। तो हम उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं। क्या है इक्वेशन, u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ये कौन है, एवरेज स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होती है। कब लगता है ये, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। हाँ हाँ, तो बात को समझना, यहां पर हमें टाइम निकालना था, टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहां पर वीटी एवरेज की बात करेंगे। हमें पता कि यहाँ पर वेव का स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है, और जब यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है तो उसका स्पीड यहाँ पर यूनिफॉर्म से बढ़ने का मतलब उस वेव का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर पूरे इंटरवल में वी एवरेज कर लेते हैं। और वो एवरेज करने का तरीका क्या होगा, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2 होता है। और ये कब करते हैं, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे आप। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो बताओ यहां पर क्या होगा, इनिशियल स्पीड कितना, 0, फाइनल स्पीड कितना है, रूट एल जी, और अपॉन 2 होता है। इस पूरे इंटरवल में वी एवरेज कितना आया, रूट एल जी बाई 2 होता है। और ये इसका स्पीड आया जो कांस्टेंट स्पीड है पूरे इंटरवल में। और अगर ये स्पीड कांस्टेंट तो टाइम निकाल सकते हैं, मतलब टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वीटी एवरेज। अब ये लगा सकते हैं भाई, अब तो एवरेज स्पीड आएगी ना हमारे पास, कांस्टेंट, तो ये लगा सकते हैं वीटी है ना, डिस्टेंस अपॉन वीटी एवरेज होगा, और ये फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन एल जी अंडर रूट एल जी अपॉन 2 होगा। 2 कहां गया, ऊपर, तो क्या बनेगा 2, एल की पावर कितनी 1, हाफ उठ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 2 अंडर रूट एल जी बाई 2 है ना, 2 अंडर एल। तो ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो पूछता है आपसे कि यहाँ पर वेव का स्पीड कितना होगा, बोले रूट एक्स जी होगा, ये वेलोसिटी एक्स का फंक्शन होगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगा।
और दूसरा आपसे पूछते हैं कि इस वेव को बॉटम से टॉप तक जाना है तो टाइम कितना लगेगा, बोले ये रिजल्ट बनेगा 200L/g होता है। वो फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखेंगे, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आप उस क्वेश्चन का, लेकिन ये क्वेश्चन मेडिकल में 2-4 बार आ चुका है। मैंने कहा ना आपसे, इसलिए जब भी हम यहाँ ध्यान रखें कोई भी ऐसा वायर, यूनिफॉर्म सॉलिड वायर जो रिजिड सपोर्ट से वर्टिकली सस्पेंडेड है और उस वायर में टेंशन वेरिएबल है, तो उसमें वेव का स्पीड रखेंगे। लेकिन ये टाइम का जो फॉर्मूला मैंने बनाया ना, उसको याद नहीं, हम इसको एक तरीके से और बताएंगे, ठीक है। तो ये तो मैं ध्यान रखना, वेलोसिटी कितना होगा, √xg होगा। x कौन है, लोअर एंड से डिस्टेंस होता है। आप लिखिए यहां तक, पहले लिख लिया। क्या करूं, फैन बंद करूं, तो वो तो नहीं, मतलब तेरी इच्छा है तो बंद कर लो, तेरे लिए सब कुछ है। हाँ, सब तेरी वजह से हो रहा है और कुछ नहीं, सब बेकार की बात है। पानी पी लो सर। और क्या यार, सब आपका ही तो कमाल है, और क्या। अगर आप आपके पीछे सब है, हाँ, तभी तो आप दादागिरी कर लेते हैं। और आपकी दादागिरी सहन भी की जाती है, नहीं की जाती। हाँ। आवाज तो समझ में नहीं आ रही, तो मैंने क्या कह रहा हूँ। इतनी भी ज्यादा दादागिरी नहीं चलती। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसमें। हमें पता कि वेव का स्पीड यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है। यूनिफॉर्म रेट से बढ़ने का मतलब उस वेव का अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेशन कांस्टेंट है। तो ये एक्सेशन कांस्टेंट कितना है, ये बता सकते हैं क्या आप? सॉल्व करिए सब लोग। आपको ये प्रूव करना है कि इस वेव का जो एक्सेशन कांस्टेंट है वो कांस्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है। आंसर तो उसने बता दिया g/2। आप इसको प्रूव करो g/2 कैसे। आपको तो वेलोसिटी x का फंक्शन है यार, और जब वेलोसिटी x का फंक्शन होता है तो हम एक्सेशन फाइंड आउट कर सकते हैं मैकेनिक्स में, v/dv/dx करिए। तभी तो कह रहा हूं इनिशियल स्पीड कितनी है, फाइनल स्पीड कितनी है। वेव को कहां से कहां तक जाना, कहां से कहां तक जाना वेव को, बॉटम से टॉप तक जाना वेव को। तो बॉटम उसका इनिशियल, टॉप उसका फाइनल। तो यहाँ स्पीड कितनी, वहां स्पीड कितनी, दोनों का एवरेज कर लिया हम लोग। जहां तक वेव जाएगा वहां तक करेंगे ना एवरेज यार। तो वेव को बॉटम से टॉप तक जाना, तो बॉटम पर स्पीड कितनी, टॉप पर कितनी, मेरे को पता है, दोनों का एवरेज कर ले तो वी एवरेज आ जाएगा। पूरे इंटर में ये एवरेज कांस्टेंट आ गया। बिल्कुल, कहिए कैलकुलेशन से आ जाए। तो ये तो कह रहा हूँ एवरेज स्पीड है, ये एवरेज पूरे इंटरवल 0 से √LG तक वैरी करी, तो पूरे केस में एवरेज स्पीड इतना हो। टाइमिंग निकाल रहे हैं तो उससे ये टाइम आ जाएगा जो उसका जाने का टाइम। हाँ जी, अब क्या कर रहे हैं हम, आया आपके पास। अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन होता है तो हम उसको बोलते हैं, ए कितना होता है, ए है ना, बीच को है ना, ए डी v/dv/dx होता है। बताओ वी कितना बेटा, √xg। ये √xg होता है और ये होगा d/dx ऑफ √xg होता है। सही लिखा है क्या। अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन तो उसको ऐसा बोल सकते हैं, √xg और ये d/dx ऑफ √xg। अब ये तो √xg तो कांस्टेंट है, बाहर मतलब मल्टीपल है, बाहर आ जाएगा। इसका करो डिफरेंशिएशन, तो इसमें √g कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और √x का करेंगे डिफरेंशिएशन विद √x, तो कितना आएगा, 1/2 √x होता है। और आप लोगों ने ऐसा √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। ठीक है साहब, अब बताइए √x से √x साफ नहीं कटेगा, और ये √g और ये √g, g बाय, मतलब हम ध्यान रखेंगे इस वेव का जो एक्सेशन है वो कांस्टेंट कितना होता है, g/2 होता है। और किस डायरेक्शन में है ये, अपर डायरेक्शन।
वेव का स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ता जा रहा है और यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना है, कांस्टेंट है, कितना g/2 है। और अगर ये एक्सेलरेशन g/2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। नहीं कर सकते इक्वेशन ऑफ मोशन? अरे इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो आप देखो, यहां पर हमें स्पीड निकालनी थी, बॉटम से एक डिस्टेंस ऊपर वेव का स्पीड निकालना था, तो हम चाहे तो यहां भी इस मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। बताइए, एक्स डिस्टेंस पर वेव का स्पीड निकालने के लिए मोशन की कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, ये भी बताना पड़ेगा। अब आप एक्स और वी में रिलेशन कौन सी इक्वेशन होता है, थर्ड इक्वेशन। क्या होती है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2, यहां पर a इंटू एक्स होता है। वी स्क्वायर का मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये कौन है, इनिशियल वेलोसिटी, ये होगा 2, यहां पर क्या होगा g/2 और इनटू क्या होगा x। सॉल्व करेंगे तो v यहां पर स्क्वायर क्या बनेगा, xg होता है। बताओ v का वैल्यू कितना बना, √xg, यही आ रहा है, देखो वेलोसिटी पता कर सकते। दूसरा हमसे क्या पूछा, टाइम निकालना है, यहां से वहां तक, बॉटम से टॉप तक जाना, टाइम निकालना। टाइम के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएं, इक्वेशन कौन सी होगी, सेकंड इक्वेशन। अब डिस्टेंस बताया ना, तो s इक्वल टू यहां क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ t स्क्वायर। बोलो भाई, s का वैल्यू कितना है, l, और u कितना, 0 प्लस यहां पर होगा 1/2, यहां पर होना चाहिए g/2 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, टाइम का वैल्यू कितना आएगा, 2√l/। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दो बातें आपको ध्यान रखनी इस क्वेश्चन, एक तो वेलोसिटी कितना होगा, √xg होगा, बोलो, और दूसरा वेव का एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना होगा, g/2। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन एग्जाम में हमें याद दे जाए g/2, तो यहाँ पर हम टाइम का फॉर्मूला बना सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल में 4 बार क्वेश्चन पूछा है इसमें। अब क्वेश्चन कौन कौन से पूछे देखो बताता हूँ, मॉडल है आपके पास, अभी 3 साल पहले क्वेश्चन पूछा है इस पर आर्टिकल। एक तो आप पढ़िए, ये तो नोट करने के बाद ये पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 बिगिनर बॉक्स 2। मैं पढ़ है ना, बोलता जा रहा हूं, आप पढ़ते जाना। क्वेश्चन नंबर बिगिनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए पहले। बिगिनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 7। रूट की आईडी का 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन था ये, सबसे पहले जब क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन रूट की आईडी का पूछा हुआ है। 2 क्वेश्चन थे इसमें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। पहला पार्ट 3 नंबर का था, दूसरा पार्ट 2 नंबर का। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा, पहला पार्ट में क्या पूछा उसने, बताओ, बॉटम से 0.5 मीटर डिस्टेंस पर वेव का स्पीड कितना हो, ये पूछा है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, √xg, x का वैल्यू कितना 0.5 इंटू g का वैल्यू 10, तो √5 का वैल्यू निकाल लेना, 2.23 हो। बोलो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे, वेव को बॉटम से टॉप तक जाना है, टाइम कितना लगेगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2√l/g। ये फॉर्मूला तो हमने अभी यहाँ पढ़ा इसलिए याद है, एग्जाम में याद नहीं रहेगा, तो हमें या तो डेरिवेशन वैसे सोल्व करना पड़ेगा या फिर हमें g/2 याद रख के क्वेश्चन की मोशन की इक्वेशन लगानी पड़ेगी। बताओ फॉर्मूला क्या बना, 2√l/g। l कितना है, 2.45 मीटर है, और अगर 2.45 मीटर तो जी को लिखेंगे 9.8, कितना, और 2.45 से 9.8 4 बार करता है, 4 बार कटेगा, और 4 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 2, मतलब 2 इंटू 1/2, कितना आंसर आएगा, 1 सेकंड आ जाएगा। अरे आप समझ रहे हैं कि मैं ही समझ रहा हूं अकेला, मॉड्यूल है आपके पास, मॉड्यूल तो लाते नहीं आधे बच्चे, तो मैंने आपसे पहले बोला मॉड्यूल लेकर आया करें यार आप। हो जाएगा ना भाई। एक और पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 213।
क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 213। क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 212। पढ़िए। पढ़ ही नहीं रहे हैं आप लोग? पढ़ रहे हैं? मॉडल ढूंढ रहे हैं अभी तो इधर उधर। मॉडल ढूंढ रहे। क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 212। हो जाएगा यार, यही क्वेश्चन पूछा है। वायर के टॉप पर वेव का स्पीड कितना होगा, यही पूछा है ना। रूट एल जी, एल का वैल्यू कितना है 2.5 मीटर, जी का वैल्यू 10, तो के बाद 225 कितना आएगा 5। और अगला क्या पूछा है, वायर के बॉटम से 0.5 डिस्टेंस पर है ना, स्पीड कितना होगा, वही रूट 5 आ जाएगा। कर लोगे? यस। अब एक क्वेश्चन अभी 3 साल पहले मेडिकल में पूछा है, आप क्लास में उसको करेंगे कॉपी में अपनी। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज सेकंड, सब लोगों को करना है। चेक करूंगा मैं कि को क्या कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज सेकंड, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, अभी एग्जाम में आया था इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, आप पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम बनाइए और सोचिए उस बारे में। एक वायर यहां पर दे रखा है, उसका यह है ना, उसका मास कितना है m1। यूनिफॉर्म सॉलिड वायर है, उसका मास m1 है, और उसके बॉटम पर एक एज किया हुआ है, उसका मास m2 है। वायर के बॉटम पर एक ट्रांसवर्स जनरेट होता है, और ये वेव बॉटम से टॉप पे जा रहा है। बॉटम पर इस वेव का वेवलेंथ λ1 है, तो टॉप पर इस वेव का वेवलेंथ λ2 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि λ2 अपॉन λ1 का रेशियो क्या हो। बॉटम पर लैम्डा कितना है λ1, टॉप पर कितना है λ2। आप बताइए, ऊपर वेव जाएगा तो उसका लैम्डा चेंज होगा? होगा चेंज? चेंज होगा? चेंज होगा? अबे चेंज होगा ना, तभी तो क्वेश्चन पूछे साले ने। नीचे λ1 है और ऊपर कितना λ2 है, डेफिनेटली लैम्डा चेंज होगा। अरे होगा। अब चेंज होगा तो क्यों होगा ये देखें। बोले यार वेव ऊपर जा रही है तो उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जाएगा ना ऊपर, स्पीड बढ़ता जाएगा, और स्पीड अगर बढ़ेगा तो सीधा चेंज किसमें आएगा, लैम्डा। क्योंकि हमें पता है कि एक बार वेव अगर बन जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर फिक्स हो जाती है तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। बताओ वेव बनी कहां, बॉटम पर वेव बनी, यहां पर वेव बनी, और यही वेव कहां जा रही है। तो बताओ ऊपर जाने में स्पीड बढ़ेगी तो उसका चेंज किस में आएगा, लैम्डा में आएगा, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। बताया था मैंने आपको, एक बार कोई वेव बन जाता है और उसका सोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी को डिसाइड कर देता है तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता। तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो फिर डेफिनेटली लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन में वेव के दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये, हम जानते हैं वी टी इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है,
अरे VT इक्वल्स टू एन लैम्डा कांस्टेंट होता है फ्रीक्वेंसी, तो बताओ फिर क्या बदलेगा? VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा, पहली सिचुएशन। लेकिन आपको पता है VT का फॉर्मूला और पढ़ते हैं हम लोग, VT इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। और आप बताओ वेव यहां से यहां तक जा रही, तो आप बताओ उसका म्यू बदल रहा है क्या? वो तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या बदल रहा है? टेंशन बदल रहा है। इसका मतलब हम इसको देखकर बोल सकते हैं कि VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है। ये दूसरी सिचुएशन है। तो हमें पता लग गया VT प्रोपोर्शनल टू लैम्डा भी है और VT प्रोपोर्शनल टू रूट टी भी है, तो दोनों को मर्ज कर सकते हैं। बताओ दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा रिलेशन? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को मर्ज करेंगे तो लिखेंगे, बताइए, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू रूट टी होगा। ये तो मतलब है V प्रोपोर्शनल टू लैम्डा भी है और V प्रोपोर्शनल रूट टी भी है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? रूट टी। अब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो बताओ इस रिलेशन को रेशियो में कैसे लिखेंगे? लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू T2 अपॉन T1 होता है। T2 कौन? बाद वाला टेंशन। अरे जहां लैम्डा 2 है वहां टेंशन, बताओ यहां टेंशन कितना होगा? इन दोनों मास की वजह से होगा, तो इसको लिखना पड़ेगा कितना? अंडर रूट M1 प्लस यहां पर होगा M2 इंटू G होगा। और इस पे टेंशन कितना है? इसके वजह से होगा, तो कितना होगा? M2G होगा। बताओ जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा? लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू अंडर रूट M1 प्लस M2 अपॉन M2 होगा। बताइए इसमें न्यूमरेटर ज्यादा है कि डिनोमिनेटर ज्यादा है? न्यूमरेटर ज्यादा है। अरे ज्यादा होना था, क्यों? क्योंकि वेव जब ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा, तो न्यूमरेटर डेफिनेटली ज्यादा होगा क्योंकि लैम्डा 2 ज्यादा है। तो कॉमन सेंस भी रखना, कभी कभी क्वेश्चन सोल्व करते हुए उल्टा कर देते हम लोग। तो ये ज्यादा होगा क्योंकि ऊपर लैम्डा ज्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर ज्यादा है। ये कम होगा क्योंकि यहां पर क्या होगा? वेलोसिटी नीचे कम होता है। कर लेंगे भाई, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नहीं, वेव तो बढ़ रहे हैं। कौन सी वेव बढ़ रहे हैं? ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव की स्पीड की बात कर रहे हैं। यस और नो? कौन सी वेव की बढ़ रहे हैं? ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव की स्पीड की बात कर रहे हैं। बताओ ये वेव किस किस मीडियम में चलता है? सॉलिड में चलता है या ज्यादा से ज्यादा लिक्विड की सरफेस में बनता है? लिक्विड की सरफेस को अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, हम एक ही वर्ड बोलेंगे, क्या? सॉलिड में चलता है। कहां चलता है ये वेव? सॉलिड में चलता है। अब आपको पता है सॉलिड में एक वेव और चलता है, लॉन्गिनल वेव। बताया था मैंने आप, सॉलिड मीडियम ऐसा मीडियम है जो प्रेशर को भी सस्टेन कर सकता है, शेयर स्ट्रेस को भी सस्टेन कर सकता है, इसलिए दोनों भी वहां हो सकता है। नहीं हो सकता, डिपेंड करता है मोड ऑफ एक्साइटेशन पर। बताते मैंने आयरन रॉड ऐसे मारा था तो वेव बनी थी प्रेशर वेव, ऐसे मारा था तो बनी थी शेयर वेव, और इंक्लाइनली मारा था तो दोनों वेव एक साथ। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि मीडियम सॉलिड में ये वेव चलती है, लेकिन सॉलिड में एक वेव और चलती है, लॉन्गिनल वेव। और हमें यह भी पता है कि जब एक ही सॉलिड में दोनों वेव बनती हैं तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस होता है। लॉन्गी की वेव की स्पीड ज्यादा होती है और ट्रांस की स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो दोनों में एक रिलेशन है, देखो यहां पर बात करते हैं उसकी। हेडिंग बताऊंगा अभी, रुको। हम लोग बात कर रहे हैं, देखो हमने बोला कि यहाँ पर मीडियम सॉलिड है और उसमें दोनों व्यू बनती है, कौन सी? लॉन्ग इन ट्रांस दोनों बनती है, तो दोनों की स्पीड में रिलेशनशिप आता है। हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक सॉलिड वायर है, थिक वायर, मोटा वायर, ऐसा मोटा वायर है जो आयरन रोड जैसा बिहेव कर रहा है। कौन सा? और जब आयरन रोड जैसा बिहेव करता है तो बताओ उसके अंदर लॉन्ग इन ट्रांस दोनों व्यू बन सकती है। और जब दोनों व्यू बनती है तो दोनों की स्पीड में रिलेशनशिप क्या होता है, वो देखना चाह रहे हैं। कौन सा स्पीड ज्यादा, कौन सा स्पीड कम, और कितना ज्यादा ये आर्टिकल वैसे तो नीट में इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि नीट में अभी तक यहां से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जेई में इसमें 2 बार क्वेश्चन आ चुका है यहां से, इसलिए हम समझा देते हैं आपको होता क्या बेसिकली हो क्या रहा है। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक मोटा वायर, थिक वायर, ऐसा मोटा वायर है, थिक वायर है जो आयरन रोड जैसा बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है? और जब आयरन रोड जैसा बिहेव करता है तो उसके अंदर लॉन्गी ट्रांस दोनों व्यू बनती है, और जब दोनों व्यू बनती है तो दोनों की स्पीड में रिलेशनशिप क्या होती है, वो बात करें। तो यहां पर हम लिखेंगे हेडिंग इन सॉलिड वायर। इन सॉलिड वायर एक वायर ऐसा ले रहे हैं हम जो यहाँ पर आयरन रोड जैसा बिहेव करता है, उसके लॉन्गी ट्रांस दोनों व्यू बनती है। इन सॉलिड वायर की बात। अब अगर ये वायर सॉलिड वायर है तो उसके अंदर व्यू बनती है ट्रांसवर्स व्यू, और उसका स्पीड क्या लिखते हैं हम लोग? अंडर रूट टी अपॉन म्यू होता है। वायर सॉलिड है, उसके अंदर बनती ट्रांसवर्स व्यू, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट टी अपॉन म्यू होता है। यस और नो? अब आप बताइए इस म्यू को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं अंडर रूट टी अपॉन ए रो, ये बोल सकते हैं। बताइए म्यू कौन है? लीनियर मास डेंसिटी है, और ये कौन है? वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। बताया था आपको दोनों में रिलेशन। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं
ये टी कौन है? फोर्स है, और ये कौन है? एरिया। फोर्स अपॉन एरिया को मिलाकर बोले तो ये यहां पर बनता है स्ट्रेस अपॉन। पूरा फॉर्मूला धीरे धीरे इलास्टिसिटी में जा रहा है। फॉर्मूला क्या बन गया? अंडर स्ट्रेस। अब मैं आपको टेंशन नहीं दूंगा वायर में, मैं आपको एरिया नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा एक वायर है, सॉलिड वायर है, उसके अंदर बन रही ट्रांसवर्स वेव, उस वेव के अंदर में उस वायर में स्ट्रेस इतना है, सीधा स्ट्रेस कर ले दूंगा मैं आपको। और वायर का जो मटेरियल डेंसिटी है वो इतना है, तो बताओ वीटी कितना होगा, आपको बताना है। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही बना सकते। बोलिए। और आपको पता हुक ने कुछ बोला था, अगर वायर में स्ट्रेस होती है तो स्ट्रेन डेफिनेटली होती है, भले वो आपकी आंखों से ना दिखे आपको, लेकिन स्ट्रेन जरूर होती है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हम इसको हम स्ट्रेन के फॉर्म में भी अगर लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, बोले इसको बोलते हैं वाई इनटू स्ट्रेन। अब सॉलिड मीडियम है ना, तो सॉलिड मीडियम में स्ट्रेस को बोलते हैं वाई इनटू स्ट्रेन अपॉन रो। ये फॉर्मूला बदलकर ऐसा हो गया, पूरा फॉर्मूला इलास्टिसिटी में चला गया। क्या बना फॉर्मूला? बीटी का फॉर्मूला अंडर रूट वाई अपॉन रो इनटू स्ट्रेन होता है। वाई कौन है? वायर के मटेरियल का यंग्स मॉडुलस होता है, और रो कौन है? वायर का मटेरियल डेंसिटी होता है, और स्ट्रेन कौन है? वायर में स्ट्रेन है, चेंज इन पैरामीटर अपॉन ओरिजिनल पैरामीटर का रेशियो होता है। अरे वायर में जब वेव बनेगी तो वायर में टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस अगर है तो स्ट्रेन डेफिनेटली होगा। तो स्ट्रेन के फॉर्म में फॉर्मूला ऐसा बनता है। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा और मैनेज करें तो कैसा बोल सकते हैं कि ये तो वीटी वीटी है, और इस अंडर वाई अपॉन रो को अलग कर देते हैं, और ये बना अंडर स्ट्रेन होना है। अबे वो अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। अब आप बताओ ये कौन? स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव इन ए सॉलिड मीडियम। नहीं पढ़ा था अंडर वाई अपॉन वाई कौन है? यंग्स मॉडुलस। रो कौन है? मीडियम की डेंसिटी। तो इसको क्या बोलते हैं? वीएल। और इसलिए एक रिलेशन बन गया वीटी इक्वल्स टू वीएल, और अंडर रूट स्ट्रेन होता है। बच्चों एक ही सॉलिड में अगर दोनों वेव बनती है तो दोनों की स्पीड में रिलेशनशिप होता है, वीटी इक्वल्स टू वीएल अंडर रूट स्ट्रेन होता है। और ये ऐसे आता है, और ऐसा कोई नया नहीं है, आप भी जानते, बस आपको मेरे को बताना था। आप सब जानते, ये जानते, ये भी जानते, इसको मिलाकर ऐसा नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं। और ये अगर है तो ऐसा बोल सकते हैं, और अगर ऐसा है तो हम ऐसा। और यहां क्वेश्चन बताता है एग्जामिनर, वो बोलता है कि एक सॉलिड वायर है, उसके अंदर लॉन्ग एंड ट्रांस दोनों वेव बन रही है, और वेव प्रोपोर्शन की ड्यूरेशन में वायर में स्ट्रेन इतना है, स्ट्रेन इतना है, तो दोनों वेव की स्पीड का रेशियो होता है। बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है, क्वेश्चन लगता है बोनस है। उसको लगता कि यार दिया तो साले ने कुछ नहीं, क्या दिया? स्ट्रेन दिया, और दोनों वेव का स्पीड पूछ रहा है, रेशियो। उसको लगता है ये तो ये साउंड वेव की बात कर रहा है, और ये स्ट्रेन इलास्टिसिटी वाला वर्ड है, इनमें रिलेशनशिप ही नहीं है, और दो दो बातें पूछ रहा है, दिया कुछ नहीं, लगता क्वेश्चन ही गलत था, भूल के कोई डेटा। तो क्वेश्चन बोनस नहीं, हम बोनस हो जाते हैं। केवल स्ट्रेन देगा आपको और बोलेगा कि दोनों वेव का स्पीड का रेशियो कितना होता है, निकाल सकते हैं। अब एक बात और, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन पैरामीटर अपन ओरिजिनल पैरामीटर का रेशियो होता है, और ये डेटा हमेशा 1 से बहुत छोटा होता है। अबे चेंज इन पैरामीटर कभी ओरिजिनल के बराबर नहीं आता, ये डेटा हमेशा 1 से छोटा होता है, पॉइंट्स में होता है। अगर ये पॉइंट में बहुत छोटा है तो अगर इसको इससे मल्टीपल करते हैं तो ये डेटा बहुत छोटा आता है। बताया भी था मैंने आप, एक सॉलिड में अगर दोनों वेव बनती है तो दोनों के स्पीड में डिफरेंस होता है। लॉन्ग की स्पीड ज्यादा, ट्रांस की स्पीड क्या होती है? कम होती है। ओके, या तो हम इस रिलेशन को ध्यान रखें, और नहीं तो हम ऐसा डेवलप कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड में डेवलप हो जाए, पर ये लिखना आना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखो, ये जो फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को हम दो तरह से और लिख सकते हैं। क्या बोले सर? ये लिखा मैंने, है ना, इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन रो, और स्ट्रेन को ऐसा भी बोल सकते हैं डेल्टा एल अपॉन। ये वायर का लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन कहलाता है। अब यहां क्वेश्चन पूछता है, वाई देगा, रो देगा, आपसे बोलेगा डेल्टा एल अपॉन वायर में इतना है, और पूछेगा वी डिफाइन करो। पूरा क्वेश्चन इलास्टिसिटी में है। क्या दिया उसने? वायर का वाई दिया, और रो दिया, और डेल्टा एल अपॉन एल का वैल्यू दिया, और आपसे पूछा वी डिफाइन करो। आपने एक नेम और सुना होगा, थर्मल स्ट्रेन। वायर के सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वायर की लेंथ में वेरिएशन आता है, चेंज से लेंथ में वेरिएशन, उसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। और कितना लिखते हैं उसको? अल्फा डेल्टा थीटा लिखते हैं। सुना आपने कभी ऐसा? अल्फा कौन है? लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, पढ़ा होगा, थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा होगा आपने। और डेल्टा थीटा कौन है? चेंज इन टेम्परेचर।
तो उसके फॉर्म में अगर इस फॉर्मूला को लिखे तो फॉर्मूला ऐसा भी होता है, अंडर रूट y अपॉन रो इनटू अल्फा डेल्टा थीटा होता है। आपको वायर का y देता है, रो देता है, अल्फा देता है, डेल्टा थीटा देता है, पूछता साला वीटी फाइंड करो। दोनों फॉर्मूले पर वीटी, दोनों फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके सोर्ट एग्जांपल में दिया हुआ है। बस आपको फॉर्मूला मैनेज करना आना चाहिए। अरे हम ऐसा बोलते हैं इसलिए ऐसा भी बोलते हैं, इसलिए ऐसा भी बोलते हैं, इसलिए ऐसा भी बोलते हैं, और इसको मैनेज करके ऐसा भी लिख सकते हैं। बोलो ना यार, वाई देगा, रो देगा, अल्फा देगा, देखो तीन तो कांस्टेंट पैरामीटर ही है। और क्या देगा, चेंज इन टेम्परेचर, बोलेगा वीटी। पूछने का स्टाइल है उसका, लिखेंगे हम लोग, ये बात भी ध्यान रखें, नोट कर लीजिए भाई। अभी तक हमने जो ये पढ़ा है वेव का, ये वेव का पहला पार्ट पढ़ा है भाई। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा, वेव का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। इसमें क्या क्या पढ़ा, वेव किसे कहते हैं ये पढ़ा पहले तो, फिर वेव का हमने क्लासिफिकेशन देखा था, कौन कौन सी वेव्स होती है, कैसे कैसे चलती है, कौन कौन से मीडियम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सब पढ़ी हमने। फिर से पढ़ा था मैकेनिकल वेव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर डायग्राम बनाया था वेव का, साइनोसॉइडल डायग्राम। बोलो। फिर हमने उस वेव को मैथ में लिखा था, मैथ में भी लिखा था। फिर हमने वेव के बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स पढ़े, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ी थी, उन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हमने समझा। फिर हम आगे बढ़े तो हमने वेव का इंटेंसिटी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। फिर हम आगे बढ़े तो हमने वेव का वेलोसिटी पढ़ा कि ये मीडियम पर कैसे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी हमने पढ़ा, वेलोसिटी के भी बहुत सारे रिजल्ट्स पढ़े, बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन किए। मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, आपको ये पढ़ा है केवल एक वेव पढ़ा है, WAVE, ये वर्ड बनिंग बताया कि ये वेव ऐसा होता है। ये वेव का फर्स्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ वेव। अभी तक हमने एक वेव वो जाना है, एक वेव को समझा है कि वेव ऐसा होता है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, एक सिंगल वन वेव पढ़ रहे थे। अब बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अभी तो हम एक सिंगल वन वेव को सीख रहे थे, अब बात करेंगे एक से ज्यादा वेव मीडियम में होती तो कौन कौन से फिनोमेना शो करती हैं, सुपरपोजिशन की बात करते हैं। तो ये नोट करेंगे, उसके बाद हेडिंग बनाएंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है? सुपरपोजिशन बच्चों वेव के मिलने का जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। बात सुनना ध्यान से, बहुत सारी बातें यहां भी बोलूंगा मैं, है ना। और फिर बात करते हैं क्वेश्चन की। ये आर्टिकल ऐसा है जो हमने एसएससी में पढ़ा दिया था आपको, सुपरपोजिशन ऑफ एसएससी में पढ़ाया था मैंने, पर वहां थ्योरी नहीं बोली थी, यहां मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, है ना, क्या होगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अभी तक हम जो बात करते वो सिंगल वन वेव की बात, अब हम बात करेंगे मोर देन वेव के बारे में, एक से ज्यादा वेव के बारे में बात करेंगे। बच्चों मीडिया में बहुत सारे सोर्स होते हैं, आप सब सोर्स में भी सोर्स हो, मीडिया में बहुत सारे सोर्स होते हैं, और ये बहुत सारे सोर्स बहुत सारी वेव मीडिया में बनाते हैं। तो ये जब वेव मीडिया में होती है तो मीडिया में ये वेव ट्रेवल करती हुई एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे पर ओवरलैप होती है, एक दूसरे में इंटरमिक्स होती है, एक दूसरे में सुपरमिक्स होती है। तो इन वेव का ड्यूरिंग प्रोपिगेशन, एक दूसरे में मिलने का जो फिनोमिना है, एक दूसरे में इंटरमिक्स होने का जो फिनोमिना है, एक दूसरे पर साइमल्टेनियसली इंसिडेंट होने का जो फिनोमिना होता है, हम उसको बोलते हैं सुपरमिक्सिंग, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। मीडियम में बहुत सारे सोर्स हैं, आप सब सोर्स हैं, मैं सोर्स हूं, बहुत सारे सोर्स हैं, और ये सब वेव मीडियम में बना। तो ये बहुत सारी वेव मीडियम में होती है, और ये वेव मीडियम में ट्रेवल करती हुई एक दूसरे से मिलती है, तो इनके मिलने का जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं सुपरमिक्सिंग, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ड्यूरिंग प्रॉपर मिलती है, एक दूसरे में इंटरमिक्स होती है, सुपरमिक्स होती है, तो सुपरमिक्स होने का जो फिनोमिना है हम उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब सुपरपोजिशन में क्या होता है, बोले जिस पॉइंट पर भी वेव मिलती है उस पॉइंट पे प्रेजेंट जो मीडियम का पार्टिकल है
उसका रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इन सभी अलग अलग वेव के थ्रू गिवन जो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनका वेक्टर सम होता है, और हम उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या कह रहा हूं मैं, मिलने का फॉर्मूला क्या होता है वेव्स का, सुपरपोजिशन। अब जिस पॉइंट पर भी वेव सुपर इंपोज होती है उस पॉइंट पे प्रेजेंट जो पार्टिकल है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है वो इन सभी अलग अलग वेव के थ्रू गिवन अलग अलग जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनका क्या होता है, वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम होना चाहिए कि स्केलर सम होना चाहिए? क्यों? बोले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर सम होता है। अगर एनर्जी की बात कर रहे होते तो एनर्जी कैसी क्वांटिटी है तो उसका स्केलर सम बोलते हैं, पर हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसका क्या होता है, वेक्टर सम होता है, और हम इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आपको और ओपन करता हूं मैं, वेव मीडियम में जा रहा है तो क्या जा रहा है, एनर्जी जा रही है एक्चुअली, बेसिकली वेव मीडियम में ट्रेवल करने का मतलब क्या ट्रेवल कर रहा है, एनर्जी ट्रेवल। बताओ ये एनर्जी ट्रेवल करता हुआ प्रोपेगेट होता हुआ किसको मिलता है, मीडियम के पार्टिकल को मिलता है। किसको मिलता है, पार्टिकल को मिलता है। बोलो भाई, वेव मीडियम में ट्रेवल करने का मतलब एनर्जी ट्रेवल कर रहा है, और एनर्जी ट्रेवल करता हुआ यहां पर किसको मिलता है, पार्टिकल को मिलता है। पार्टिकल एनर्जी लेकर करता क्या है, पार्टिकल एनर्जी लेकर करता क्या है, बोले पार्टिकल एनर्जी लेकर एसएचएम करता है और अपनी एनर्जी दूसरे को देता है। बोलो ना यार, पार्टिकल एनर्जी लेता है, एसएचएम करता है, दूसरे के पास जाता है, एनर्जी दूसरे को देता है, लौट के वापस नहीं करता ऐसा। तो पार्टिकल एनर्जी लेकर एसएचएम करता है, अल्टीमेटली वो एक प्रकार का मोशन करता है, मूवमेंट करता है। अब तो पार्टिकल जब एनर्जी लेता है तो क्या करता है, एसएचएम करता है, मूवमेंट करता है, और दूसरे पार्टिकल के पास जाता है, उसको एनर्जी देकर लौट के वापस आता है। एसएचएम करता है ना, एसएम की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ये बोलते हैं हम लोग। बताओ एक्स वाई कौन है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अल्टीमेटली पार्टिकल जब एनर्जी के फॉर्म में वो एनर्जी गेन करता है तो एक प्रकार का उसको क्या मिल रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है एनर्जी से। एनर्जी लेकर पार्टिकल करता है, एसएचएम करता है, और एसएचएम में क्या करता है, वो मूवमेंट करता है, मोशन करता है, अपनी पोजीशन से अपनी मीन से डिस्प्लेस होता है। तो अल्टीमेटली मैं ये समझाना चाहता हूं कि पार्टिकल जब एनर्जी गेन करता है तो एनर्जी के फॉर्म में उसको क्या मिल रहा होता है, काइंड ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट मिल रहा होता है। अब अगर मान लो एक ही पार्टिकल है और उस पर एक साथ बहुत सारी वेव सुपर इंपोज हो रही है, मिल रही है, ओवरलैप हो रही है, तो इसका मतलब उस पार्टिकल को एक साथ बहुत सारे अलग अलग क्या मिल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मिल रहे हैं। तो उस कंडीशन में उसका नेट जो होता है वो क्या होगा, उन सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। नहीं समझ में आया अभी? भाई वेव मीडियम में चल रहा है तो एनर्जी ट्रेवल कर रहा है, एनर्जी किसको मिल रहा है, पार्टिकल को मिल रहा है। पार्टिकल एनर्जी के लिए क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। तो अल्टीमेटली वेव से उसको एनर्जी के फॉर्म में क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला। तो जब एक ही पार्टिकल को इस प्रकार से बहुत सारी वेव एक साथ सुपर इंपोज होती है उस पर, या उससे बहुत सारी वेव एक साथ उसको आकर मिलती है, तो उस कंडीशन में उस पार्टिकल को बहुत सारे अलग अलग क्या मिल रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट्स मिलते हैं। तो उस कंडीशन उसका नेट कितना होता है, उन सबका क्या होगा, वेक्टर सम होता है, और हम इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। मिलने का फिल्म ना, जब मिलती है तब क्या होता है, वेक्टर सम होता है। बोलो। अब दूसरा बात और सुनो, जब मिलती तब ऐसा हो जाता है, पर मिलने के बाद जैसे भी वो अलग होती है बिल्कुल पहले जैसा होता है। जब मिलती तब वेक्टर सम होता है, पर मिलने के बाद जैसे भी वो सेपरेट होता है, तो जो वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा था, जिस स्पीड से जा रहा था, जिस एनर्जी से जा रहा था, जिस फ्रीक्वेंसी से जा रहा था, जिस एम्पलीट्यूड से जा रहा था, उसी एम्पलीट्यूड से जाता रहता है। मतलब ये ऐसा फिनोमेना है जिससे वेव का कोई एलिमेंट अफेक्टेड नहीं होता। और जब मिलती तब वेक्टर सम हो जाता है, पर मिलने के बाद जैसे वेव अलग होती है वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। हम जज नहीं कर सकते कि इनका भी कभी सुपरपोजिशन होगा, जैसे पहले था सुपरपोजिशन के बाद जैसे वेव अलग होती है बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। ऐसा स्पेशल टाइप वेव का जो मिक्सिंग है ना, हम उसको बोलते हैं सुपर मिक्सिंग, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तीन बातें, पहला वेव के मिलने का फिनोमेना, मिलती तब क्या होता है, वेक्टर सम, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और मिलने के बाद जैसे वेव अलग होती है ना तो बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। ईच एंड एवरी वेव का मीडियम में अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है। हर वेव का अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है, दूसरे वेव की प्रेजेंस और एब्सेंस से उसके एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जब मिलती तब वेक्टर सम हो जाता है, पर मिलने के बाद जैसे वेव अलग होती है वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। ऐसा स्पेशल टाइप वेव का जो मिक्सिंग है ना उसको बोलते हैं सुपर मिक्सिंग, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। कैसे बताता हूं आपको, फिर लिखा भी दूंगा, बात को समझना। मान लीजिए मीडियम में कोई पार्टिकल यहां,
और यहाँ पर तीन वेव इधर से आ रही है। सपोज यहाँ पर एक वेव y1 आ रही है, एक वेव मान लीजिए y2 ऐसे आ रहा है, और एक वेव यहाँ पर y3 ऐसे आ रहा है। y1 y2 y3 तीन अलग अलग वेव मीडियम में ट्रेवल करती है, इसको सुपर इंपोज हो रही है, इस पर मिल रही है। तो बताओ यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसका नेट क्या होगा, इन तीनों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। हमें लिखना पड़ेगा y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। y1 y2 y3 तीन अलग अलग वेव है, मीडियम में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पे जो प्रेजेंट पार्टिकल उसका नेट क्या होगा, इन सभी का क्या होगा, वेक्टर सम होता है। आपको पता है कहने को y1 वेव है, पर कहने को एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट भी है। आप बताओ वेव की इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। आपको पता है ये कहने को वेव है, पर कहने को एक प्रकार का कौन है, अब डिस्प्लेसमेंट भी तो है। हमारे पार्टिकल के जो डिस्प्लेसमेंट से तो हमने वेव बनाया था। तब बोलती है कहने को y1 y2 y3 अलग अलग वेव भी है, पर कहने को अलग अलग कौन है, तीन डिस्प्लेसमेंट है, और जब एक साथ इस पार्टिकल को मिलता है तो उसका नेट क्या होगा, वेक्टर सम होता है। हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब मिलने के बाद जैसे वेव अलग होती तो अलग कैसे होती है, समझ रहे हैं। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, इस वायर के अंदर वेव पल्स ऐसे जा रहा है। वायर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर एक वेव पल्स मैंने ऐसे बना रखा, वायर स्ट्रेच कर दिया ऊपर, एक वेव पल्स बन गया ऐसे, और ये वेव पल्स मीडियम में ऐसे पॉजिटिव में, इसका जो एम्पलीट्यूड है प्लस वाई डायरेक्शन में है, और वो मान लेते हैं प्लस वाई डायरेक्शन में इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर a1 है, और ये वेव वायर में जा रहा है ऐसे। अगर आप सामने बैठे तो आपको लगेगा ये वायर के अंदर ये जो वेव पल्स है ना, लीनियरली ऐसे मूव करता है ना, मोशन करता है। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा पता है, इस वेव पल्स की वजह से वायर का पार्टिकल किधर मूवमेंट कर रहा है, ऊपर। देखो ना, यहां पर वेव पल्स है, तो यहां का जो स्ट्रिंग का पार्टिकल कहां गया, ऊपर। कहां गया, प्लस वाई में। बोलो, अगले ही मोमेंट पर ये एनर्जी इसको मिलती है, तो ये कहां जाएगा, ऊपर, और पीछे वाला नीचे आता जाएगा। बोलो, तो एनर्जी तो कहां जा रही है, हॉरिजॉन्टल। एनर्जी कहां जा रही है, हॉरिजॉन्टल, और एनर्जी लेकर पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर 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 ऊपर। ऐसा होगा, नहीं होगा ऐसा। तो अगर आपको दूर से देखो तो आपको लगता है पल्स लीनियरली जा रही है, पर उस पल्स की वजह से पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर। तो ये तो कौन हो गया, वीओपी, ये कौन हो गया, डीओपी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कहते हैं कैसा, ट्रांसवर्स। ऐसा यहां होगा, कुछ समझा रहा हूं, समझ में आ रही बात। ये पल्स अभी यहां है, तो इसका मतलब पार्टिकल कहां गया, ऊपर, प्लस वाई डायरेक्शन। अगले ही मोमेंट ये पल्स आगे जाएगी, तो पार्टिकल आगे वाला कहां जाएगा, ऊपर, और पीछे वाला नीचे जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है, जा तो कहां रही है, हॉरिजॉन्टल, पर उसके से पार्टिकल कहां जा रहा है, अपवर्ड। यस और नो। अब ऐसे ही मान लेते हैं है ना, इस वायर के अंदर एक वेव पल्स और ये है प्लस वाई डायरेक्शन में, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर मान लीजिए a2 है, और वो जा रहा है ऐसे नेगेटिव एक्स में। ये तो जा रहा था पॉजिटिव एक्स में, और ये जा रहा नेगेटिव एक्स में। इसी वायर के अंदर एक वेव पल्स और मान लिया, वो उधर से इधर आ रहा है। मतलब उसकी वजह से पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट वो किधर है, प्लस वाई में, इसके भी किधर है, प्लस वाई में। इसका कितना a1, इसका कितना a2। ओके, ये उधर से इधर आ रहा, ये उधर से इधर आ रहा, दोनों एक ही मीडियम। बताइए आपस में मोमेंट इन दोनों का एक्सीडेंट होगा, अरे होगा ना। तो इन दोनों का एक्सीडेंट होने का जो फिनोमेना है, हम उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। एक्सीडेंट होने का मतलब ये होगा कि दोनों वो बस एक साथ एक ही स्ट्रिंग के पार्टिकल को अपना अपना डिस्प्लेसमेंट देगी। ये भी धक्का उसको ऊपर मारेगा, और ये भी धक्का उस समय ऊपर मारेगा। यस और नो। तो उसको बोलेंगे सुपरपोजिशन हो रहा है। अब आप बताओ, ये भी धक्का किधर मार रहा है, प्लस वाई डायरेक्शन, ये भी धक्का किधर मार रहा है, प्लस वाई डायरेक्शन। तो ये धक्का और ये धक्का दोनों सेम डायरेक्शन। तो बताओ दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0। तो बताओ इन दोनों का नेट कितना होगा, वेक्टर सम होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। नहीं होगा ऐसा। हम बोलते हैं यहां पर अगर सुपरपोजिशन होगा तो ये कुछ होगा। मान लीजिए ये पॉइंट यहां पर है जहां पर दोनों वेव सुपर इंपोज होगी। ये धक्का इसको ऊपर मारता है, ये जाना ऐसे जा रहा है, और ये धक्का ऊपर मारता है, और ये ऐसे जा रहा है, और दोनों इसी एक साथ इसी पॉइंट पर है। तो बताओ इसका नेट क्या होगा, ऐसा होगा। ये नेट ज्यादा क्यों हुआ, बोलो बोले, ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में सुपर इंपोज हो रहे हैं। बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये भी प्लस वाई में, ये भी प्लस वाई में। तो बताओ इनका नेट कितना होगा, मैक्सिमम a1 प्लस a2 हो जाए। हमने पढ़ा वेक्टर अलजेब्रा में, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो बीच में एंगल कितना होगा, 0। जब एंगल 0 तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम है।
एक का कितना A1, एक का कितना A2, तो मैक्सिमम कितना आएगा A1 प्लस। ये हुआ सुपरपोजिशन। बताओ इन दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। लेकिन बात को समझना, जब मिली तब ऐसा हुआ, और मिलने के बाद जैसे वेव अलग होगी, आपको पता है ये मोमेंटम, ये एनर्जी किधर जाना चाहता है? राइट में। और ये मोमेंटम किधर जाना चाहता है? पीछे। और बोथ वायर पार्टिकल हैं, तो जो एनर्जी राइट में जाना चाहता है उतना ही एनर्जी अमाउंट राइट वाले बल को ट्रांसफर हो जाएगा, और जो एनर्जी पीछे जाना चाहता है वही एनर्जी अमाउंट पीछे वाले को ट्रांसफर हो जाएगा। दोनों बस मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन सेपरेट हो जाती है। मिली तब ऐसा हुआ, पर आपको तो ये एनर्जी अमाउंट किधर जाना चाहता है? राइट में, और ये किधर जाना चाहता है? लेफ्ट में। और इसलिए दोनों वापस सेपरेट होती है। तो मैं यहां इनका डायग्राम बना रहा हूं, ये वेव पल्स यहां पर ऐसा और ये वेव पल्स यहां पर ऐसा, ये अपनी डायरेक्शन में और ये अपनी डायरेक्शन में हो जाता है। बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? बोलो A1, और इसका कितना होगा? A2 होगा। मेरा यही कहना है कि जैसे पहले थी वैसे बात में हो जाती है। जब मिली तब क्या होगा? बाद जैसे वेव अलग होती है वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। हम जज नहीं कर सकते कि इन साला इनका भी कभी सुपरपोजिशन हुआ है, जैसे पहले थी बाद में भी वैसी हो जाती है। इस वेव की वजह से इस पर कोई इफेक्ट, और इसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। जो एनर्जी बाउंड राइट में जाना चाहता था राइट में चला गया, जो लेफ्ट में जाना चाहता था वो लेफ्ट में चला गया, और दोनों बस सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा वेव का जो मिलने का फिनोमेना है ना, हम इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। ये तो मैंने कहा सेम डायरेक्शन में, ऐसा भी हो सकता है कभी भी। सुनो, ये वेव पास ऐसे जा रही और वेव पास ऐसे जा रही, अब आप बताइए क्या होगा? ये धक्का ऊपर मारेगा, ये धक्का नीचे मारेगा, पार्टिकल कंफ्यूज, साला किधर जाएगा? बोले कुछ नहीं जाएगा, ये धक्का ऊपर मार रहा है और ये धक्का नीचे मार रहा है। बताओ दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 180, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? सेम सेम। रिजल्ट कितना बनेगा? 0। ओहो, पार्टिकल कहां पर होगा? मीन पर होगा। यहां पर ए मिनिमम का वैल्यू A माइनस A कितना होगा? 0 होगा। पार्टिकल मीन पर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पार्टिकल भी मीन पर है तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। मीन पर है तो क्या एनर्जी भी 0 है? एनर्जी 0 नहीं है। एनर्जी कैसी क्वांटिटी? स्केलर। ऐसा नहीं कि एनर्जी प्लस एनर्जी माइनस 0 हुई। पार्टिकल मीन से पास हो रहा है और मीन पर पास हो रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो कितना है? 0 है, लेकिन उसकी एनर्जी कैसी है? एनर्जी अभी है तो सही उसके पास। अब बताओ पूरी पूरी एनर्जी कौन सी है? क्यों काइनेटिक है? क्योंकि पार्टिकल मोशन मीन पर है। हमने पढ़ा ना एसएसएम जब पढ़ता है, पार्टिकल मोशन मीन से पास हो रहा है तो मीन पर पूरी पूरी एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक। और इसलिए यहां पर बोलते हैं एनर्जी का पूरा पूरा फॉर्म यहां पर कैसा होगा? काइनेटिक एनर्जी होता है। और जब एनर्जी है तो बताओ कुछ एनर्जी किधर जाना चाहती है? नीचे। कुछ तो वापस दोनों वेव पर सब मूविंग इन अपोजिशन अलग अलग हो जाती है। ये अपने डायरेक्शन में और ये अपने डायरेक्शन में। नहीं, पहले ये आएगी ना, अरे नहीं ऐसे नहीं, और ये ऐसा होगा। बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना? A, और इसका भी कितना? A। अगर ये 5 और ये 5, तो बताओ रिजल्ट कितना आएगा? 0। अगर ये 5 और ये 4, 1 ऊपर, और ये 4 और ये 5, 1 नीचे। पर आप बताओ दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 180। तो नेट क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो वहां नेट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो रिजल्ट क्या बना कि जब दो व्यू मिलती है, मीडियम में ट्रेवल करते हैं, सुपर इम्पोज होती है, मिलने का फॉर्मूला क्या कहलाएगा? और जब मिलती है तब क्या होता है? वेक्टर्स। और मिलने के बाद जैसे वेव अलग होती है, बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। ऐसा स्पेशल टाइप वेव का जो मिक्सिंग है ना, उसको बोलते हैं सुपर मिक्सिंग, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और लास्ट पॉइंट को सुनो, आप बताओ ये एक वेव है, ये भी एक वेव है, और ये भी एक वेव है। जब तीनों सुपर इंपोज हो तो ये क्या बनता है? रिजल्टेंट वेव। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? अगर ये इंडिविजुअल वेव है तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? रिजल्टेंट वेव। बोलो। आप बताओ दोनों वेव वेव है तो ये क्या बना? अब मिलने के बाद जब अलग हो तो बिल्कुल पहले जैसे होगी, लेकिन ये बनता तो है रिजल्टेंट वेव। तो इसका डेफिनेशन भी है, द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग और सुपर मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स। बोलो, द फिनोमिना of intermixing or supermixing of two or more than two waves during propagation in medium and produce a new wave is called as superposition. लिखिए definition. The phenomena of intermixing or supermixing of two or more than two waves. The phenomena of intermixing or supermixing of two or more than two waves
The phenomena of intermixing or supermixing of two or more than two waves during propagation and produce a new wave is called as superposition of waves. The phenomena of intermixing or supermixing of two or more than two waves during propagation in medium and produce a new wave is called as superposition of waves. और उसके बाद बोर्ड पर जो डायग्राम मैंने बनाया वो सब ये होता है सुपरपोजिशन और ये होता है प्रिंसिपल, और ऐसे वेव सुपर इम्पोज होती है। और इस क्वेश्चन को लेकर डायग्राम देखो, ये क्वेश्चन का जो डायग्राम है ना ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोनों व्यू बस बना के दी और यहाँ पर पूछा कि एनर्जी कौन सी होगी, कौन सी एनर्जी होगी आपकी रेस समझते हैं, आरएसई। रेस की फुल फॉर्म क्या है? रेगुलर एनालिसिस थ्रू कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज। पता है आपको रेस की फुल फॉर्म? तो रेस में क्वेश्चन है ऐसा, ये डायग्राम आप प्लॉट करेंगे अपने नोट्स। मैं हटूं साइड प्लीज। हाँ बोलो। नहीं जा रहा। पार्टिकल इस इंस्टेंट पर जब मिल रहा है तो मीन पर है, तो मीन पर मूविंग स्टेट में मोशन करता है, मीन से पास हो। ये तो उस इंस्टेंट पर है जब सुपरपोजिशन होगा, अगले ही इस पर तो पार्टिकल मूव कर रहा है ना। मीन तो दो तरह की पोजीशन होती है, या तो उसके पास एनर्जी जीरो है या फिर पार्टिकल पूरी पूरी एनर्जी कौन सी रखता है, काइनेटिक। तो हमने बोला ये मिल रहा है सुपरपोजिशन, तो पार्टिकल मीन पर है, मीन पर है तो उसके पास एनर्जी कौन सी, काइनेटिक है, क्योंकि अगले ही इंस्टेंट पर क्या करेगा, मोशन करेगा ना वो। तभी तो दो पल्स बनी पीछे वाली। पीछे वाली दो पल्स बनी ना, वो कैसे बनी? पीछे वाली दो पल्स बनी ना अपनी, तो एनर्जी मीन पर है तो कुछ एनर्जी नीचे जाएगी, कुछ एनर्जी ऊपर। हाँ ऐसे हो गया। अभी कहां जा रहा, नीचे, ये कहां जा रहा, ऊपर। तो इस मोमेंट पर ये क्रॉसिंग तो पॉइंट होगा ना, जब ये होगा तो दोनों मीन पे होंगे ना, तो पूरी पूरी एनर्जी कौन सी गाड़ी। अब अगले मोमेंट पे ये कहां, ऊपर, ये कहां, नीचे, सेपरेट। आ गए, एंजॉय योरसेल्फ। अरे तुम भी यार, क्या काहे का? आज कुछ बच्चे इधर से उधर हुए हैं क्या? अभी मस्ती कर रहा है बेचे, तो बहुत शांत बेचे, तो बहुत समझदार बेचे, कुछ एलिमेंट आए इधर उधर। तो इधर उधर क्यों हो जाते हैं आप लोग ऐसे ही? वेव के मिलने का फिनोमेना सुपरपोजिशन, जब मिलती है तब वेक्टर सम हो जाता है, और तीसरा मिलने के बाद बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। अब ये सुपरपोजिशन हमने पढ़ा थ्योरेटिकली और डायग्रामेटिकली, अब हम इसको पढ़ेंगे मैथ्स में। और मैथ्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ा चुका हूं पहले। एसएचएम का सुपरपोजिशन पढ़ा था हमने, जैसे एसएचएम का सुपरपोजिशन होता है वैसे ही वेव का सुपरपोजिशन होता है। बिल्कुल सेम मेथड से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन दे रहा हूं, सीधा क्वेश्चन दे रहा हूं, और क्वेश्चन का आंसर निकालना है आपको। आपको पता है फेजर डायग्राम बनाया था अपन लोगों ने, पहले लेक्चर बनाया था एसएचएम के पहले लेक्चर में। फेजर डायग्राम बनाया था हम लोगों ने, साइन माइनस कोस प्लॉट किया था, वेक्टर अलजेब्रा लगाया था। और मैंने आपसे कहा भी था ये ऐसा आर्टिकल है जो 5 चैप्टर में होता है, एसएचएम में होता है, वेव में होता है, अल्टरनेटिव करंट में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है, ऑप्टिक्स में होता है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सोल्व करेंगे उसको फेजर डायग्राम बना के। बताओ एसएचएम और वेव में क्या डिफरेंस हुआ? वहां क्या लिखते थे? ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ क्या लिखेंगे? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बस इतना सा, बाकी सब कुछ सेम। वैसे प्लॉटिंग करेंगे। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है। टू वेव्स y1 is equals to a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 is equals to लिखेंगे a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस पाई बाय 6। Superimpose and produce a new wave. Then find equation of resultant wave. ये दो y1 y2 वेव है बेटा, दोनों मोशन करते हुए सुपर इम्पोज होती है ना भाई। अब जब सुपर इम्पोज होती है तो एक नया व्यू बनता है इनसे, और जो नया व्यू बनेगा उसका इक्वेशन आपको लिख के देना है। और मैं एक एक को चेक करूंगा, इस फील्ड में आ रहा हूं मैं। क्या हुआ? नहीं हूं फील्ड में? हा? क्या बिना हथियार के? क्या? ये डायग्राम क्यों बना रहा है यार तू? फिर डायग्राम बनाना, आंसर भी लिख दे देना। नहीं, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया? अच्छा, ये आंसर है। हाँ जवान। चेक कर दोबारा। क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन सही है। तो फिर क्वेश्चन कॉपी ढंग से नहीं कर रहे तुम, मस्ती में ध्यान मत रखो। क्वेश्चन तो गलत हो गया, लेकिन आंसर तो नहीं बेटा, करो है, गलत मत करो है। 5 चैप्टर में आता है यार, कभी कभी क्वेश्चन फंस जाता है। अरे यार तुम लोग क्या क्वेश्चन किए थे? हाँ, ये दिया क्वेश्चन को, तू भी मार खा। ये क्या है? वहां क्या दिया? अरे यार तुम लोग
हाँ जवान, ये कौन है? गलत बात है यार भैया ना, देखो ये अपन ने पहले पढ़ लिया, मैं इतनी देर से मैं चिल्ला रहा था, क्या मतलब फिकर उसको। दोनों क्वेश्चन लिख पहले तू, क्वेश्चन लिखा साफ साफ, Y1 एंड Y2, फिर सोल्व कर उसको। हाँ जवान। अबे ये ओमेगा टी माइनस का एक्स, दोनों सेम ही तो है ये। गलत बात है भाई। भगवान जाने कौन, अभी देखते हैं। ओ जवान, तू क्या, अभी तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तेरे से। दे तो, कौन से देश में घूम रहा है यार तू। ये पढ़ाया था कि मैंने तुम्हें। यार एक बात तो तुम्हारी ये बात गलत है, जब टीचर कोई बात बोल रहा है तो उसको आप फॉलो करिए, ब्लाइंड फेथ करिए उस पर। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ फेजर डायग्राम बना के क्वेश्चन सोल्व करना, तो आप डायग्राम बनाइए फिर। आप अब देशी स्टाइल मत करो खुद भी। तुम्हें इतनी मैथ नहीं आती कि हाँ जिससे कर लोगे, तुम उलझ जाओगे इसमें, उल्टा सीधा हो जाएगा क्वेश्चन। जब तुम्हें बताया कि फेजर डायग्राम बनाओ, कोई एंगल चेंज मत करो। मैंने बताया था ना, साइन माइनस साइन, कोस माइनस कोस, यार आपके लिए हलवा बना के दिया था साला। तुम सुनते ही नहीं हो बात, अपनी बात दिमाग लगाते रहते हो। जब तुम्हें कहा फेजर डायग्राम बनाओ तो बनाओ उसको फिर। वो इसलिए बनाते हैं कि क्वेश्चन गलत नहीं होता उससे, फटाफट क्वेश्चन चलता है ऑटोमेटिक। और आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री एंगल में अगर आपको ऊपर नीचे करें ना, साइन को कोस कोस साइन में बदला, क्वेश्चन गलत होने के 100% चांस होते हैं, ध्यान में। क्या किया तुमने, डायग्राम बनाया तुमने? मत बना, तू ये करेगा तू। बनाया डायग्राम तुमने? फिर क्यों नहीं बनाया डायग्राम? डायग्राम ही नहीं बना रहे यार आप लोग। घुमा दे कॉपी। ये कितना है? क्या डायग्राम, आंसर क्या है? आंसर कहाँ है? अब सुनो मेरी बात करते यार, मतलब गलत बात है। देखो ये आर्टिकल मैं पढ़ा चुका हूं, यहाँ और वहां कोई डिफरेंस ही नहीं बेटा। एसएचएम और वेव दोनों एक ही चीज है। हम मैथ्स में अगर लिखें तो देखो इसको क्या करना है, सुनो आप सब लोग ध्यान से सुनना वापस। क्या करते हैं हमने, जब भी दो वेव का सुपरपोजिशन करेंगे, दो वेव कहां है, दो एसिड का सुपरपोजिशन करेंगे, क्या बनाएंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। कर दिया? बताओ इस लाइन को क्या बोलेंगे? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एसिड में क्या बोलते थे, साइन ओमेगा टी ओनली। और यहाँ क्या बोलेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये दोनों वेव का फेज एंगल है, हम इसको लिख देंगे के एक्स। बताओ यहाँ क्या आएगा, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। और यहाँ क्या आएगा, माइनस कोस, यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन माइनस साइन, कोस माइनस कोस लिख ले। लिखने के बाद दोनों वेक्टर को प्लॉट करें। पहला वेक्टर कौन है, प्लस साइन, पेन रोको प्लस साइन पर, रख लिया। उसके बाद तो कॉमन टर्म ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसको प्लॉट नहीं करते, उसके बाद तो कुछ एंगल है क्या, नहीं है, तो हमें यही रुकना है। तो पहला वेक्टर इस लाइन के लॉन्ग होगा, ये मेरा y1 उसका वैल्यू कितना होगा, ए होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बात करते दूसरा, प्लस कोस, पेन रखो प्लस कोस पर, रख लिया। ये कॉमन टर्म, इसको प्लॉट नहीं करते, उसके बाद एंगल में कितना, माइनस पाई बाय 6 है, नॉट प्लस पाई बाय 6। माइनस है तो कहां चलना है, क्लॉकवाइज, यूं घूमना है, इधर इधर घूमना है। तो यहां से कितना चलना है, तो वेक्टर बना दो, पाई बाय 6 पर होगा, फिर ये वेक्टर यहां पर y2 होगा, इसका वैल्यू कितना a, और इधर से कितना एंगल पर है, पाई बाय 6। आपको ये दो वेक्टर का डायग्राम बन गया। इनका रिजल्ट निकालना है, इनका रिजल्ट निकालना है। ये वेक्टर को मतलब दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, पाई बाय 3। और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, डेल्टा थीटा। कितना, डेल्टा फाई कितना है, पाई बाय 3। अब आप बताओ, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना, दो वेक्टर का रिजल्ट निकालना है, इन दोनों का एंगल कितना, पाई बाय 3, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना, ए। तो बताइए इनका रिजल्टेंट कहां निकलेगा, इनके मिडिल से पास होगा, डायग्राम बनाओ, मिडिल में ऐसा ये पास होगा और ये रिजल्टेंट होगा।
ओके, अब बताओ इसका कितना ए, इसका भी कितना ए, तो इसका कुछ नया होगा, मान लेते ए, बोलो। और ये पहले वेक्टर से बीच में कुछ एंगल बीच में जा रहा नहीं है, तो पहले वेक्टर से मान लेते एंगल बना रहा थीटा, कितना बना रहा है, तो मैंने थीटा लिख दिया और इसकी इक्वेशन लिख दी पहले, तो जनरलाइज पहले इक्वेशन लिख दी। बताओ क्या लिखेंगे भाई, इसको ए रेफरेंस से ऊपर है तो क्या लिखेंगे, साइन तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें दो बातें दिख रही है आपको, ए एंड थीटा, ए एंड थीटा, ए कौन मैग्नीट्यूड, थीटा कौन डायरेक्शन। कहां थे, यहां थे, ये क्वेश्चन आपके पास आई, बोलो ये समय आया आपको लिखना। अब आपको बता क्या करना, दो बातें पता करनी, ए और थीटा, ए कौन मैग्नीट्यूड, थीटा कौन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, डेल्टा फाई हमें पता लगे दोनों वेक्टर का एंगल ये है, तो डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या निकालेंगे, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस, यहाँ क्या लिखेंगे पाई बाई 3 होगा, कितना है ये 1/2, सॉल्व करना कितना आएगा ये √3, यहाँ पर ए हो, और एक और यहाँ पे क्या निकालना, tan थीटा निकालना है, थीटा निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं पाई बाई 3 जो है वो लिख दिया, पाई बाई 3 तो दोनों के बीच का एंगल है यार, उसको कैसे लिख दोगे तुम, तुम्हें ये पता नहीं चल रहा रिजल्ट कहां पास हो रहा है, अरे दोनों के बीच का एंगल पाई बाई 3 तो रिजल्ट भी यही आएगा क्या, उनके बीच में पास होगा, और थोड़ा कॉमन सेंस रखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सेम है, तो रिजल्ट इनके एंगल का बाइसेक्ट करेगा साला, 30 डिग्री पर होगा, और वो कब दिखेगा जब डायग्राम बनाओगे तब दिखेगा, नहीं तो तुम घूमते रहना फिर कुछ नहीं हो रहा। आप डायग्राम बना के देखो यार, तुम्हें खुद को फील हो जाएगा कि 60 डिग्री का कोण है साला, बीच में पास होगा, मिडिल में पास होगा, 30 डिग्री पे लाई करेगा इससे, और नहीं तो निकाल लो इससे, फॉर्मूला क्या था वो, ए साइन पाई बाई 3 अपॉन ए प्लस ए कॉस पाई बाई 3 होगा, सोल्व कर लो कितना आएगा 1/√3 आएगा, और इसका मतलब थीटा कितना आएगा पाई बाई 6 होगा, थीटा पाई बाई 6 हो गया, ए आपके पास √3 है, लिख दो, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। बताओ y इक्वल्स टू क्या आएगा, √3a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 6 होगा, आया था। तो यार अब छोटी छोटी बातें तो लोग डायग्राम ही नहीं बना रहे हो, उसको उस साइड को कोस में बदल रहे हो, क्यों बदले हम लोग, किसके पास टाइम इतना, उल्टा सीधा करते तो क्या, कौन जिम्मेदार है उसका, तो मैंने बदल दिया ना, पहले साइन माइनस साइन कोस माइनस कोस मैंने खुद ने बदल दिया, आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आप तो बस प्लॉट करो उसको और डायग्राम बनाओ, डायग्राम अगर बन गया वेक्टर का तो रिजल्ट निकालना बहुत आसान। और भी क्वेश्चन कर सकते हैं आपके, मैंने एसएचएफ में क्वेश्चन कराए थे 2, है ना, तो उनको जाके आप कर सकते हैं, आंसर मान के कर सकते हैं, कर लेंगे भाई, लेकिन अभी क्लास नहीं छोड़ रहा हूं मैं 10 मिनट, क्योंकि वो सर जेके वैसे थोड़ा लेट आएंगे, तो 5 मिनट अपन ऐसे और पढ़ लेते हैं आगे। चलिए हाँ इसको लिखो पहले तो, कहाँ जा रहा है कौशिक, हाँ हो जाओ, वो पर एक ही जाना बस, अब देखो थोड़ी सी बेसिक बातें करूं मैं बच्चों, ये तो हमने बड़ा सुपर पोजिशन ऑफ व्यूज, वेव के मिलने का फिनोमेना पढ़ा था, है ना, वेव मिलती है तो मिलती है ऐसे हैं, और इसका हम मैथ ऐसा पढ़ते हैं, डायग्राम में ये वेव ऐसे मिलती है, और अगर देखें तो थ्योरेटिकली हम इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन, ऐसा होता है। पर ये जो फिनोमेना है सुपरपोजिशन को, हम इसको फर्दर 4 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, व्यू के मिलने का फिनोमेना सुपरपोजिशन है, इसको हम फर्दर 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ व्यू, वेव की डायरेक्शन प्रोपोर्शन के बेस पर अगर हम बात करें और वेव की फ्रीक्वेंसी के बेस पर अगर बात करें, तो ये फिनोमेना 4 तरह से क्लासिफाई कर देते हैं। एक तो होता है इंटरफेरेंस, एक होता है बीट्स, एक होता है लिसाजूस फिगर, और एक होता है स्टेशनरी वेव। 4 आर्टिकल यहां पर होते हैं, 4 में से हम लोग ध्यान रखेंगे 3 आर्टिकल हमारे सिलेबस में होते हैं, और एक लिसाजू फिगर नहीं होता है तो उसको नहीं पढ़ते। 3 आर्टिकल में यहां पर पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव, जैसे तीनों आर्टिकल यहां पर पढ़ लेंगे ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।
हमने कहा ये वेव का सुपरपोजिशन है, इसको फर्दर हम लोग 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इंटरफेरेंस, बीट्स, स्टेशनरी वेव, लिसाजो वेव। अब इंटरफेरेंस कब कहेंगे? बोले जब दो ऐसी साउंड वेव या दो से अधिक ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो फिर इंटरफेरेंस होता है। कब बोलेंगे इंटरफेरेंस? जब दो या दो से अधिक साउंड वेव मीडियम में ट्रेवल करती है, सेम डायरेक्शन में, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो इंटरफेरेंस होता है। बोलो। पर अगर मान लो वेव ऐसी है जिनकी फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस है और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो क्या बनता है? बीट्स। मतलब बीट्स और इंटरफेरेंस दोनों एक जैसे फिनोमिना है। अगर फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट सेम है तो फिर इंटरफेरेंस होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंट है और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो फिर बीट्स होता है। ओके। और तीसरा केस कि जब दो वेव मीडियम में परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है। कैसे ट्रेवल करें? परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है। तो जिस पॉइंट पर वेव सुपर इंपोज होती है, उस पॉइंट पर प्रेजेंट जो पार्टिकल है, उसका रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिफरेंट टाइप की शेप्स में हमें ऑब्जर्व होता है। वो कभी सर्कल होता है, कभी एलिप्स होता है, कभी स्ट्रेट लाइन में ऑस्सिलेशन करता है वो पार्टिकल। तो उन शेप्स को सबसे पहले लिसाजू साइंटिस्ट ने बनाया था, और उसी के सम्मान में उसको बोलते हैं लिसाजूस फिगर। हमें पता तो होना चाहिए, लेकिन हम इसको पढ़ने वाले नहीं है, ये हमारा सिलेबस पर नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना कि जब वेव मीडियम में कैसे चले, परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो जिस पॉइंट पर सुपर इंपोज होती है, वहां पर जो मीडियम का पार्टिकल प्रेजेंट है, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो डिफरेंट टाइप की शेप्स में ऑब्जर्व होता है। ये शेप्स कभी सर्कल होती है, कभी एलिप्स होती है, कभी स्ट्रेट लाइन होती है। इन शेप्स को सबसे पहले लिसाजू साइंटिस्ट ने बनाया था, तो उसके सम्मान में उसको बोलते हैं लिसाजू फिगर। ये सुनो। और एक और आर्टिकल हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेशनरी। कि जब दो एग्जैक्ट सेम टाइप की प्रोग्रेसिव वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है बाउंडेड मीडियम, तो क्या बनता है? स्टेशनरी। कितने आर्टिकल हैं? इंटरफेरेंस में क्या होता है? सेम फ्रीक्वेंसी की वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो क्या होगा? इंटरफेरेंस। बीट्स में क्या होता है? अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, बीट्स होगा। परपेंडिकुलर ट्रेवल कर दो, लिसाजो फिगर, और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज हो तो इंटरफेरेंस। मतलब यहां पर क्या होगा? स्टेशनरी वेव होगा। हम इन तीनों की बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की। और इंटरफेरेंस आप पढ़ चुके लाइट का, तो काफी कुछ हम यहाँ पर हम रिवीजन नहीं करेंगे। तो हेडिंग बनाओ इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो साउंड वेव का इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग बनाइए इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। अब इसमें भी मैं बहुत सारी बातें बोलूंगा, लेकिन लिखाऊंगा नहीं आप, क्योंकि आप जानती हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। और जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट तो है ही सही, लेकिन हम इन सबको मैथ्स में प्रूव करेंगे फिर, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं। और फिर भी कोई लिखा हुआ चाहता है तो मैंने आपके मॉडल में लिख रखा है। ठीक है। किसे कहते हैं इंटरफेरेंस? सुन लें आप लोग। आपने पढ़ लिया इंटरफेरेंस? पढ़ लिया। किसे कहते हैं इंटरफेरेंस? तो मेरी भी सुन लें आप। जब दो या दो से अधिक ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, जब दो या दो से अधिक ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स, कोहेरेंट वेव्स है। कैसी है? कोहेरेंट। जब दो या दो से अधिक ऐसी साउंड वेव जो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स है, सेम है ना, कोहेरेंट वेव्स है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो एक नया वेव बनता है। जब भी दो वेव सुपर इंपोज होती है, जब भी दो वेव सुपर इंपोज होती है, तो एक नया वेव बनता है। ये सुनो। तब दो या दो से अधिक ऐसी साउंड वेव जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स, कोहेरेंट वेव्स, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो एक नया वेव बनता है। उस नया वेव का नया एम्पलीट्यूड, उस नया वेव का नया मीडियम मिलता है, और कुछ पोजीशन पे इंटेंसिटी मिनिमम मिलता है। जब दो या दो से अधिक ऐसी साउंड वेव जो सेम फ्रीक्वेंसी की है, कोहेरेंट वेव्स हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो एक नया वेव बनता है। उस नया वेव का नया इंटेंसिटी जो भी होता है, वो मीडियम की कुछ पोजीशन पे क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है, और कुछ पोजीशन में मिनिमम मिलता है। कुछ पोजीशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, कुछ पर मिनिमम मिलती है, कुछ पर मैक्सिमम मिलती है, कुछ पर मिनिमम मिलती है। मतलब पोजीशन के साथ इंटेंसिटी वेरिएशन ऑब्जर्व होता है। पोजीशन के साथ इंटेंसिटी वेरिएशन ऑब्जर्व होता है। कहीं पर मैक्सिमम, कहीं पर मिनिमम, कहीं पर मैक्सिमम, कहीं पर मिनिमम होता है। पर हम एक ही पोजीशन पर अगर रुक जाएं, हम किसी एक ही पोजीशन में रुक जाएं, तो जो इंटेंसिटी वहां पर एक बार बन जाता है, वो टाइम के साथ क्या होता है? कांस्टेंट।
पोजीशन के साथ इंटेंसिटी वेरी करती है, पर हम अगर एक ही पोजीशन पर रुक जाए तो जो इंटेंसिटी वहां पर एक बार बन जाती है वो टाइम के साथ क्या होती है, कांस्टेंट। ऐसा इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फिनोमिना है विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, हम उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। जब दो या दो से अधिक ऐसी साउंड हो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, कोहेरेंट वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होती है, तो एक नया वेव बनता है। उस नया वेव का नया इंटेंसिटी, नया एम्पलीट्यूड, मीडियम की कुछ पोजीशन पे क्या होता है, मैक्सिमम मिलता है और कुछ पर मिनिमम मिलता है। जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको। और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम मिलता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। पोजीशन पर क्या होता है, कुछ पोजीशन में मैक्सिमम मिलता है, कुछ पर मिनिमम मिलता है, कुछ पर मैक्सिमम मिलता है, कुछ पर मिनिमम मिलता है। पोजीशन के साथ इंटेंसिटी वेरी करती है, अगर एक ही पोजीशन में हम रुक जाएं तो जो इंटेंसिटी वहां पर एक बार बच जाती है टाइम के साथ क्या होती है, कांस्टेंट। ऐसा इंटेंसिटी वेरिएशन का जो फिनोमेना है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, हम उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे इसको। जो मैंने बोला है, अगर मैं इसको मैथ में लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, आप भी लिख लेना, ये पेपर ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं कभी। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की जो होती है वो फंक्शन ऑफ एक्स होती है, बट नॉट फंक्शन ऑफ टाइम होती है। किसका फंक्शन होती है इंटेंसिटी, यहां पर पोजीशन का फंक्शन होती है। जैसे जैसे एक्स चेंज करेंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी बदलेगी, पर एक ही पोजीशन पर हम रुक जाए तो इंटेंसिटी टाइम के साथ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। टाइम के साथ क्या होती है, बदलती रहती है। एक ही पोजीशन पर अगर जो इंटेंसिटी बदलती है टाइम क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है, टाइम का फंक्शन नहीं होती, हम उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। उधर के बच्चे इधर आ रहे हैं अभी, है वेट लगा दो, आज इनको भी वेट करने दो, वेट लगाओ। अरे अरे तुम्हारे भाई है वो भी है ना, तुम कौन से कम हो, तुम भी तो इधर उधर जाते ही हो। हाँ पहला पॉइंट समझ में आया आपको कि यहाँ पर इंटेंसिटी किसका फंक्शन है बेटा, पोजीशन का, बट टाइम का फंक्शन नहीं होता। जिस पोजीशन में जो इंटेंसिटी पर बदलती है टाइम क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनना, ये ऐसा फिनोमेना है जो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बेस्ड फिनोमेना होता है। यहाँ पर वेव का एनर्जी का लॉस नहीं होता, एनर्जी यहाँ पर ना तो लॉस होती है ना एनर्जी क्रिएट होती है, बस एनर्जी का यहाँ पर क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कहीं पर बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है और कहीं पर बहुत कम एनर्जी हो जाती है। अब जैसा इसका मतलब ये नहीं समझते कि एनर्जी लॉस हो गया या एनर्जी क्रिएट हो गया, यहाँ एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना लॉस होती है, बस एनर्जी का यहाँ से वहां क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। कहीं पर बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है और कहीं पर बहुत कम एनर्जी हो जाती है। अरे जहां जितनी कम होती है दूसरी की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब ये एनर्जी यहां से यहाँ शिफ्ट हो जाती है। एनर्जी का यहां से शिफ्टिंग का जो फिनोमेना पढ़ रहे ना बेटा, हम इसको बोलते हैं एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, हम इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का दूसरा नेम क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का फिनोमेना जो होता है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। हम बोलते हैं ना कहीं पर तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है कहीं पर बहुत कम होती है, इसका ऐसा नहीं एनर्जी लॉस हो गया, या ऐसा नहीं एनर्जी यहाँ क्रिएट हो गई, ना तो एनर्जी यहाँ क्रिएट होती है ना लॉस होती है, बस एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एनर्जी यहां से वहां, वहां से ट्रांसफर हो जाती है। एनर्जी का यहां से वहां ट्रांसफर होने का जो फिनोमिना है हम इसको बोलते हैं एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, हम इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। और तीसरा पॉइंट, ये ऐसा फिनोमिना है जिसके लिए तीन कंडीशन एसेंशियल होती है। क्या, वेव का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, वेव कोहेरेंट होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई सुपर इंपोज होनी है, तो ये फिनोमेना होता है। बताइए, सेम एम्पलीट्यूड वेव का इंटरफेरेंस होने के लिए बताओ, वेव का है ना, वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना भी एसेंशियल कंडीशन है क्या बच्चों, वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना एसेंशियल कंडीशन नहीं होता, ये फेवरेबल कंडीशन होता है। सेम एम्पलीट्यूड इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस फिनोमेना। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर वेव का एम्पलीट्यूड सेम नहीं भी हुआ तब भी इंटरफेरेंस तो होगा, अगर एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो सोने पे सुहागा होता है, इंटरफेरेंस अच्छा होता है, बेस्ट होता है, परफेक्ट होता है। तो सेम एम्पलीट्यूड इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन, इट इज ए फेवरेबल कंडीशन। हम इस बात का फेवर करते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या रहे, यहां सेम रहे। अगर सेम एम्पलीट्यूड होगा तो इंटरफेरेंस बेस्ट होगा, परफेक्ट होगा, अच्छा होगा। तो इसकी तीन कंडीशन एसेंशियल है, क्या क्या, वेव का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, कोहेरेंट वेव होना चाहिए और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई सुपर इंपोज होना चाहिए, तो होता है इंटरफेरेंस। सेम एम्पलीट्यूड इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन, इट इज ए फेवरेबल कंडीशन। और एक लास्ट पॉइंट और, यहां एक वर्ड आया कोहेरेंट वेव्स, क्या मतलब होता है कोहेरेंट वेव्स, तो सुनिए ध्यान से। अब ऐसी वेव जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट होता है मीडियम के किसी पोजीशन पर, waves for which phase difference remains constant with respect to time at a particular position in medium called as coherent waves। प्रैक्टिकल समझाता हूं, बात सुना, दो वेव यहां पर सुपर इंपोज हुई, कहां, यहां,
और यहां पर इनका फेज डिफरेंस कितना, सपोज π/6 कितना, तो जिंदगी भर यहां पर इनका फेज डिफरेंस कितना रहना चाहिए, π/6, बदलना नहीं चाहिए, तो हम वेव को बोलते हैं कोहेरेंट वेव्स। हाँ, पोजीशन चेंज कर दी, सपोज यहां पर दोनों वेव सुपर इंपोज हुई, तो हो सकता है यहां पर फेज डिफरेंस बदल जाए, हो सकता है इनका फेज डिफरेंस यहां पर π/2 हो, कितना, तो पोजीशन बदलने से फेज डिफरेंस बदल जाता है, पर एक ही पोजीशन पर अगर हम रुक जाएं तो जो फेज डिफरेंस एक बार बन जाता है वो टाइम के साथ क्या होता है, कांस्टेंट। हम ऐसी वेव्स को बोलते हैं क्या, कोहेरेंट वेव्स। दोबारा सुनने, क्या डेफिनेशन है, वेव्स फॉर विच phase difference remains constant with respect to time at a particular position in medium is called as coherent waves। एक ही पोजीशन पर हम अगर रुक जाए तो जो भी उनका फेज डिफरेंस यहाँ पर बनता है वो टाइम से क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उनको बोलते हैं हम लोग कोहेरेंट वेव्स। पोजीशन बदलेंगे तो फेज डिफरेंस बदल जाता है, पर एक बनता है वो टाइम के साथ क्या होता है, कांस्टेंट, हमको बोलेंगे कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स बनाता कौन है, कोहेरेंट वेव्स प्रोड्यूस कौन करता है, कोहेरेंट सोर्स करते हैं, कौन करते हैं, क्या होता है कोहेरेंट सोर्स, बोले सर ऐसे सेकेंडरी सोर्स जिनका प्राइमरी सोर्स सेम होता है। याद है यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट, उसने एक ही सोर्स 200 बनाया, तो ऐसे सेकेंडरी सोर्स जिनका प्राइमरी सोर्स सेम होता है, जो एक ही सोर्स से रन होते हैं, जो एक ही सोर्स से बनते हैं, हम उन सेकेंडरी सोर्स को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। और अगर दोनों सोर्स एक ही सोर्स से बने हैं तो बताओ उनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, और अगर उनका फ्रीक्वेंसी सेम तो उससे निकलने वाली जो कोहेरेंट वेव्स उनका फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, सेम। इसका मतलब रिजल्ट ये बना कि अगर वेव कोहेरेंट है तो डेफिनेटली उनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम। क्यों, क्योंकि वो कोहेरेंट सोर्स से बनी है, किससे बनी है, और कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, ऐसे सेकेंडरी सोर्स जिनका प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेम होता है, और जब एक ही सोर्स से बने तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम, और फ्रीक्वेंसी अगर सेम तो वेव क्या होगी, कोहेरेंट होगी है। 4 पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, बाकी के बाद नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। 10 मिनट्स ओवर नाउ।